Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today I am going to cover the budget 2025-2026. So I can assure you that this is one of the most comprehensive videos available on YouTube. So as you all know, हर साल आपके 3 से 4 क्वेश्चन बजट से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी रेलेवेंट रोल प्ले करता है। और अगर इनडायरेक्ट ले लिया जाए ना तो आपको 5-5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर ही अगर आप CAPF का पेपर एनालाइज किए होगे तो आप देखे होगे कि बजट से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को जो डिज़ाइन किया गया है वो पूरे आपके एग्जाम ओरिएंटेड डिज़ाइन किया गया है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या आपके लिए रेलिवेंट कंटेंट हो सकता है। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीख के जाओगे आप। और ऐसा बजट आपने कभी पहले कवर नहीं किया होगा। ठीक है, और हाँ, एक एडवाइजरी कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आप इधर उधर भटकने मत जाना बजट के लिए, क्योंकि मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, आपके एंड का मेहनत मैंने, मोस्ट ऑफ द मेहनत मैंने कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने थे, जो भी आपके ट्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन पूछ रखे पीछे, इसमें हर कुछ मिलेगा आपको, इसमें हर कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, मैंने हर चीज़ इंक्लूड किया, लास्ट में सारे PYQs इंक्लूड किए हैं और उसके बाद लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखा है। तो आप पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके इस बार के CAPF एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो। और सिर्फ CAPF ही नहीं, बल्कि आप CDS वगैरह भी कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसके लिए भी बहुत रेलिवेंट रहने वाला है। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखना। दिस वीडियो विल सॉल्व योर होल पर्पस रिलेटेड टू बजट टॉपिक। तो सबसे पहले देखो, बजट 2025-2026 में सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं हम। तो आपको पता ही है कि बेसिक फैक्ट्स वो पूछते हैं तो इकोनॉमी में आप ऑलरेडी पढ़ते हो, तो बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ आप स्टार्टिंग में पढ़ के आते हो। तो आपको पता है कि बजट वर्ड हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, रैदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि अंडर आर्टिकल 1 एंड 12 के मेंशन है। ठीक है, फिर आर्टिकल 113 के अंदर क्या मेंशन है आपका, इट प्रोवाइड्स फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब देखो, ये जो कीवर्ड है ना, डिमांड फॉर ग्रांट्स, इसको आपको समझना है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स आपके किस स्टेज ऑफ बजट में पेश किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्टैटिक पॉइंट क्या क्या रिलेट करना है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं, यहाँ पे आपको एक्टिव रिकॉल करना है, क्योंकि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो मेरे से पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि मेरा ये अप्रोच रहता है कि मैं आपको एक्टिव रिकॉल कराऊँ, तो आप, ताकि स्टैटिक पोर्शन भी आपका रिलेट हो जाए साथ के साथ। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से स्टेज ऑफ बजट में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ बजट। तो आपको पता है कि बजट के डिफरेंट स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो पेश करती हैं बजट, फिर उस पर डिस्कशन होता है, स्क्रूटनी होता है, फिर उसको आपके स्टैंडिंग कमेटी के पास, मतलब जो पार्लियामेंट्री कमेटी होता है उसके पास भेजा जाता है, ताकि उसको वो सिंप्लीफाई कर पाए बाकी अदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनके लिए। उसके बाद उस पर दोबारा डिस्कशन चलता है और उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया जाता है। और ये जनरली डिमांड फॉर ग्रांट्स हर मिनिस्ट्री अपना अलग अलग देती हैं कि हमें कितना बजट एलोकेशन चाहिए इस बार के जो एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इनके बीच में आप डिफरेंस बताना मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके, रिलेट करके। ठीक है, तो सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनविजुअल पेन से नहीं, डायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको वोट ऑन अकाउंट बताना है, दूसरा वोट ऑन क्रेडिट एंड वोट ऑन डिमांड। इन तीनों के बीच का डिफरेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। ठीक है, ऐसी जो कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है ना, यही UPSC आपके पिक करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन देखो, आर्टिकल 1 एंड 10 में आपके मेंशन है, इट कवर्स द फाइनेंशियल बिल, जिसको हम मनी बिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 1 एंड 10 में आपके मनी बिल का मेंशन है। इवन आर्टिकल 109 में आपके स्पेशल प्रोविजन मेंशन है मनी बिल से रिगार्डिंग। तो ये सब आर्टिकल्स ना बेयर एक्ट से एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल से भी आजकल UPSC आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 1 एंड 10 से आपको क्या क्या रिलेट करना है, ये भी आप स्टैटिक देख लो, जाके अपने लक्ष्मीकांत से भी आप पढ़ सकते हो डायरेक्ट। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मतलब बोलते हैं ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज ऑफ UPSC। तो इसमें आप देखते हो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। इन तीनों के बीच में ना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो ये भी जाके आप अपने स्टैटिक से रिलेट करोगे, और जिनको पता है आप प्लीज़ कमेंट में टाइप करके मुझे बताओ, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता लग पाए, है ना। तो इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा
और दूसरों को भी बेनिफिट हो जाएगा। और जिनको नहीं पता है तो आप जाके लक्ष्मीकांत में रिवाइज कर लेना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत हाई लिंक टॉपिक होता है। आपको एकदम क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अगर आप PYQ एनालिसिस करते हो तो, ठीक है। देन वही चीज़ लिखा है, द टर्म बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर व्हाट इज द बजट, तो बजट आपका होता क्या है? सो इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो हर साल के लिए ना, अब गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए देश चलाने के लिए, तो हर साल के लिए गवर्नमेंट एक एस्टिमेट बनाती है, बजट एस्टिमेट, जिसमें वो देखते हैं कि हमारा कितना हमारा सोर्स ऑफ इनकम है जिसको हम रिसिप्ट बोलते हैं, और कितना हमारे खर्चे हैं, है ना, जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और उसी के बीच में जो गैप होता है, मान के चलो सरकार का खर्चा ज़्यादा हो जाता है सरकार के सोर्स ऑफ इनकम से, तो उस गैप को हम बोल देते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया, और भी कुछ टेक्निकलिटीज़ होती है वो हम आगे देख लेंगे। बाकी ये सब स्टैटिक तो आपको रिलेट होना ही चाहिए, तो इकोनॉमी में थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर देखो, जो आपका बजट होता है ये क्लासिफाई होता है रेवेन्यू बजट में एंड कैपिटल बजट में। रेवेन्यू बजट मतलब आप इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, बाकी आपको एग्जांपल जरूर पता होना चाहिए। सब आपका स्टैटिक है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपको स्टैटिक पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा वीडियो, अननेसेसरी। ये आपका काम है जो स्टैटिक पोर्शन रिलेट करना, मेरा काम है जो आपको करंट है बजट से रिलेटेड वो बताना, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए फॉर योर अपकमिंग CPF एग्जामिनेशन। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप वो सारे एक्सपेंडिचर देखते हो जिससे आपका कोई एसेट में चेंज नहीं हो रहा गवर्नमेंट के, ठीक है। तो जो रेवेन्यू बजट होता है इसमें चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट ले लो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लो, इससे गवर्नमेंट के एसेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटल बजट वहीं पे आप देखते हो तो गवर्नमेंट के एसेट में चेंजेस होता है, ठीक है, या तो एसेट बढ़ेगा या घटेगा। तो ये सिंपल लेमन टर्म में याद रखना। बाकी और भी चीज़ें होती हैं और एग्जाम्पल तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्च करिए, ठीक है, तो रोड ब्रिज ये सब कंस्ट्रक्ट अगर कराती है तो वो क्या है, गवर्नमेंट के एसेट में बढ़ोतरी हो रही है। और कैपिटल रिसिप्ट आपका क्या हो जाता है, जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, तो कुछ बेचती है गवर्नमेंट अपने PSUs हो गया, या फिर मान के चलो कुछ हमने शेयर्स बेच रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गवर्नमेंट के पास तो पैसे आ रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे पेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट पेंशन वगैरह देती है, तो इसमें गवर्नमेंट का ना ही कोई एसेट बढ़ या घट रहा है ना। सिमिलर जो आपका रेवेन्यू होता है ये क्या होता है, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है डिफरेंट सिक्योरिटी से, राइट। तो इस टाइप के आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं, एग्जाम्पल्स याद करने। बहुत क्वेश्चंस आपसे रिपीटेटिवली पूछते हैं। इवन आपके CPF 2024 में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप एक बार कंफर्म कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आपके 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। बाकी हम नीचे देखेंगे, मैंने PYQ इंक्लूड किया है तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखो प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो प्रिपरेशन ऑफ बजट कौन करता है, आपका बजट डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ना बहुत सारी डिपार्टमेंट आती है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जो बजट आपके प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये चीज़ हाईलाइट कर लेना और याद कर लेना। फिर बजट के बारे में कुछ हिस्ट्री देख लो। तो सबसे पहली बार आपका बजट कब प्रेजेंट किया गया था, 7 अप्रैल 1860 बाय जेम्स विल्सन, जो कि ब्रिटिश एरा का टाइम था। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले बजट आपका कौन सा कब पेश किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 1947 बाय RK शंखमुखम चेत्ती, ठीक है। तो चेत्ती जी द्वारा बजट पेश किया गया था। डेट जरूर याद रख लेना, ये भी डायरेक्ट आपके एज अ फैक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बजट प्रेजेंटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली सिंस 1955। तो दो ही लैंग्वेज में आपको बजट पेश किया जाता है। एंड टिल 1954 इट वाज प्रेजेंटेड ओनली इन इंग्लिश। तो ये सब कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये आपको याद होना चाहिए बजट से रिलेटेड। फिर देखो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो आपके गवर्नमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी ना आपका एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर में जो जनरली आपके इसमें पार्लियामेंट का वोट, पार्लियामेंट का एसेंट नहीं चाहिए होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो सैलरीज वगैरह आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो इनकी सैलरीज वगैरह पे करने के लिए आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन बाकी अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ना 1 रुपये भी निकालते हो तो आपको परमिशन लेना पड़ता है पार्लियामेंट से, मतलब आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सब बेसिक्स क्लियर होगा।
तो ये चीज़ आप याद रख लेना। फिर कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका आपके प्रेसिडेंट मालिक होते हैं, है ना। तो जो वॉर लाइक सिचुएशन होता है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो इसमें से पैसे निकाल के यूज़ किया जाता है, और एज सुन एज अगर आपका जो इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होता है तो फिर हमें वापस से इसमें पैसे डाल देने होते हैं। तो अभी लिमिट जो है आपका कितना है, 30,000 करोड़ कॉर्पस है, ठीक है। सो रिप्लेनिश्ड पोस्ट फैक्टो फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। एंड तीसरा होता है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया काइंड ऑफ बोल सकते हो आप कि गवर्नमेंट का बैंक जैसा काम करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मान के चलो अगर एक्स्ट्रा ऑफ बजट बोरोइंग करती है तो वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रख सकती है, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने के लिए गवर्नमेंट को कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। देन देखो रेलवे बजट। अब रेलवे बजट क्या था, बिफोर 2017 आपके क्या था, अलग अलग पेश किया जाता था। आपका रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था, और आपके जो नॉर्मल बजट होता था बाकी मिनिस्ट्रीज के लिए वो अलग पेश किया जाता था। क्यों? क्योंकि आपका रेलवे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे था बहुत बड़ा था, उसके एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जो रेलवे बजट है इसको मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट से। तो ये भी आपका एक फैक्ट बन जाता है, राइट। फिर देखो FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का हाईलाइट देख लो, ठीक है। तो इसका पहले ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखो, टू रिड्यूस डेफिसिट, तो जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करना, एंड डेब्ट टू सस्टेनेबल लेवल। तो जो भी गवर्नमेंट आपके डेब्ट बोरो करती है, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट और फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, तो उसको कम से कम करना है और सस्टेनेबल रखना है। सस्टेनेबल आपका कब होगा, जब आपका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से। तो ये भी आगे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत चीज़ें आप नए सीख के जाओगे इस लेक्चर से, ठीक है। तो टारगेट देखो क्या क्या था आपका। तो टारगेट बाई मार्च 31, 2025 तो फिजिकल डेफिसिट था लेस देन 3% ऑफ GDP, लेकिन अभी कितना आपका अराउंड 4.4% है। तो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है, और ये टारगेट बार बार बदलते रहती है गवर्नमेंट अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट लेस देन 40% ऑफ GDP होना चाहिए, लेकिन ये भी अभी अचीव नहीं हुआ है, अभी हम फार बिहाइंड है इस टारगेट से। फिर उसका जनरल गवर्नमेंट डेट जो है आपका लेस देन 60% ऑफ GDP होना चाहिए, एंड ये भी अभी अचीव नहीं हुआ है। तो एज ऑफ नाउ ओनली फिजिकल डेफिसिट इज द ऑपरेशनल टारगेट, ये आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट अभी फिजिकल डेफिसिट फिलहाल के लिए फोकस कर रही है कम करने का। एंड सेकेंड थिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब जो फिजिकल एंकर गवर्नमेंट ने किसको डिसाइड किया है, डेब्ट टू GDP रेशियो को। तो ये भी आप याद रख लेना है, डेब्ट टू GDP रेशियो। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड इट एज फिजिकल एंकर। फिर देखो कुछ की फिजिकल इंडिकेटर्स है बजट 2025 में से। तो ये आपका काइंड ऑफ वन लाइनर हो गया, ठीक है। आगे मैं इसको डिटेल में आपको एनालिसिस भी कराऊंगा, तो यहाँ पे आप फैक्ट्स देख सकते हो। बाकी जिसको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना, आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप डॉक्यूमेंट से मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, ताकि एग्जाम के समय पे आप रिप्रोड्यूस कर पाओ जो भी यहाँ से सीख के गए। तो फिजिकल डेफिसिट आपका कितना है, अराउंड 4.4% ऑफ GDP। रेवेन्यू डेफिसिट आपका कितना है, अराउंड 1.5% ऑफ GDP। प्राइमरी डेफिसिट आपका कितना है, 0.8% ऑफ GDP। एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आपका कितना है, अराउंड 56.1% ऑफ GDP। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव फिजिकल डेफिसिट, ये सब का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए बकायदा, ठीक है। ये आपके स्टैटिक का पोर्शन हो जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट आपका क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस जो भी आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है, तो उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। वैसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपका क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे ये क्या होता है। बाकी आगे आएगा आपके तो मैं बताऊंगा, राइट। फिर देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका कितना है, अराउंड 1.6% ऑफ GDP है। तो आपको ये सब याद रखना चाहिए। इंटरेस्ट पेमेंट हमारा कितना है, अराउंड 37% ऑफ रेवेन्यू रेसिपिट। एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हमारा कितना है, 56.1% ऑफ GDP। तो ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखो रिवाइज एस्टीमेट क्या था हमारा, फिजिकल डेफिसिट 4.8%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.9% एंड प्राइमरी डेफिसिट 1.3%। तो ये अगर आप भी चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है ये डेटा, लेकिन ये डेटा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो डेप्ट एंड लाइबिलिटी ट्रेंड्स। तो हमारे पास डेप्ट और लाइबिलिटी क्या है, तो लाइबिलिटी वर 52% ऑफ GDP इन 2013 एंड 14 विच रोज टू 61% इन 2020-2021। तो ये भी काफ़ी आप देख सकते हो कि हमारा डेप्ट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल आपके देख रहे हो कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करने में हालत ख़राब हो जाती है। हमने इतना डेप्ट पहले का ले रखा है ना कि अभी उसका हम इंटरेस्ट ही इतना पे कर रहे हैं कि जो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है अभी तक हम नहीं पे कर पाए। लेकिन अभी क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी सारा बफर है, ठीक है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व में भी इनफ पैसे हैं, तो हम अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट है या फिर जो अपना डेप्ट है वो मैनेज कर पाते हैं, है ना। तो अभी हमारा जो डेप्ट है सस्टेनेबल है। फिर अदर की फैक्ट्स देखो, फॉरेक्स रिजर्व टिल दिसंबर 2024 हमारे फॉरेक्स रिजर्व में कितना है, USD 64.3 बिलियन है ना। तो $64.3 बिलियन आपके अभी फॉरेक्स रिजर्व में
पड़ा हुआ है, ये अप टू दिसंबर 2024 का डेटा है, विच कवर्स 90% ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट। तो जो भी हमारे एक्सटर्नल डेप्ट है उसका 90% हम कवर कर सकते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व से। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स 11 मंथ ऑफ इंपोर्ट कवर। तो इंपोर्ट कवर क्या होता है बेसिकली कि मान के चलो अगर अभी गवर्नमेंट के पास एक भी पैसा नहीं है ना, तो तब भी गवर्नमेंट 11 महीने तक इतना फॉरेक्स रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है कि 11 महीने तक गवर्नमेंट इंपोर्ट कर सकती है। तो इसका मतलब होता है 11 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर। फिर की डेटा सोर्स आप देख लो, कुछ कुछ जो आपके रिपोर्ट रिलीज होते हैं, तो IMF द्वारा कौन कौन सा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बाकी और भी रिपोर्ट आपके रिलीज किए जाते हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो मैं रिपोर्ट का आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपके डिमांड पे वो डिपेंड करेगा, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो। फिर NSO जो है आपका GDP एस्टीमेट, और RBI हो गया आपका सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे। फिर देखो कुछ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है, बजट से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जब बजट प्रिपेयर करती है तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या चैलेंज रहता है, राइट। और इस बार के बजट में स्पेशली गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है, तो ये बैकग्राउंड का अगर आपको नॉलेज होगा ना तो चीज़ें रिटेन करने में आसानी होगी। अब तक आपने बजट कैसे पढ़ा होगा, चलो फैक्ट्स रट लेते हैं, डेटा रट लेते हैं और चले जाते हैं एग्जाम में, और बार बार आप भूल जाते हो। लेकिन इस बार मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा पीछे का कि गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर कर रही है तो गवर्नमेंट के माइंड में क्या क्या रहता है। थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होगा, समझने में दिक्कत भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसको सिंप्लीफाई करके समझाने की। तो सबसे पहले देखो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक पे तो आप इंडिविजुअल लेवल पे देखते हो, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आप लार्ज लेवल पे देखते हो इकोनॉमी को। तो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आपका कब अचीव होता है, तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है आपका। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आप देखते हो C+I+G+X-M। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़े होगे, ये आपका GDP कैलकुलेशन मेथड भी होता है, वन ऑफ द GDP कैलकुलेशन मेथड्स। तो इसमें C क्या होता है आपका कंजम्पशन बाई हाउस होल्ड, I क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, G क्या होता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X क्या होता है आपका एक्सपोर्ट, और M क्या होता है आपका इंपोर्ट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये डेराइव करके हम लाते हैं। अभी मैं इसके पीछे का बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अब बस इतना समझ लो। तो पूरे इकोनॉमी को ना आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हो, पूरा इकोनॉमी आपके इस पे रन करता है। तो ये सब चीजें आपकी बैलेंस रहेगी ना, तब जाके आपका कंट्री का इकोनॉमी है वो स्टेबल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो पब्लिक कंजम्पशन करना बंद कर दी तो वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे दायित्व होता है कि ये जो कंजम्पशन है वो बढ़ाए, हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ाए, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बढ़ जाए, है ना। तभी तो आपके ग्रोथ होगा, तभी तो आपके मार्केट्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो आके इन्वेस्ट करेंगे। अगर उनको दिखेगा कि हाँ इंडिया में मार्केट है, यहाँ पे लोग, यहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है जनरली, जो आपके टैक्स में छूट देती है, आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। तो इसकी वजह से लोगों के हाथ में जब ज़्यादा पैसा आता है तो गवर्नमेंट जो लोग हैं वो ज़्यादा खर्च करते हैं। तो समझ आया। तो कंजम्पशन को डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रिबेट देती है, जो कि इस बार आप देखे भी होंगे कि अप टू 12 लाख आपका टैक्स छूट दे दिया गया, राइट। फिर इन्वेस्टमेंट में, अब इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, तो ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। तो क्राउड इन इफेक्ट आप सुने होंगे, क्राउड इन इफेक्ट, क्राउड इन क्राउड आउट, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो क्राउड इन इफेक्ट आपका क्या होता है, जनरली जब आपके गवर्नमेंट बोरो करती है बैंक से टू डेवलप कैपिटल एसेट, ठीक है। कैपिटल एसेट में आपके क्या आ जाता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो गया, ठीक है, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी, इन सब में अगर गवर्नमेंट डेवलप करेगी ना तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बढ़ती है। उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं क्राउड इन इफेक्ट। इन्वेस्टर्स आपके कब आएंगे, जब उनको लैंड, लेबर, लॉ इजिली अवेलेबल होगा, राइट। उनके लिए कनेक्टिविटी आसान होगा, मतलब मान के चलो वो अगर कुछ प्रोड्यूस करे और उनको सेल करना होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो इजीली वो अपने जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके। फिर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करती है, माइल्ड रखती है, मतलब गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। और उसके बाद एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट होता है ये तो आपका ग्लोबल हेडविंड्स पे डिपेंड करता है कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है। तो अब हमें ये भी समझना है, जब हमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पता होगा तभी तो आप पता लगा पाओगे कि गवर्नमेंट बजट रख रही है, बजट जब बना रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंज होते हैं, समझ आया। तो इनसे इस पूरे फॉर्मूले से आपको पूरा बजट समझ आ जाएगा। बार बार मैं इन टर्म्स का यूज़ करूंगा तो अब आपको पता होना चाहिए, ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर देखो मनी सप्लाई एंड डिमांड, इंट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो मतलब अगर आपके बैंक, अगर मान चलो RBI आपके रेपो रेट बढ़ा देती है तो जो मनी सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे इन्फ्लेशन भी आपका कम होता है। तो कहीं ना कहीं जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो RBI आपकी क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है। फिर आपका आता है एक कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, अच्छे से मैंने माइंड मैप दे रखा है, ठीक है। अब देखो ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमी का क्या सिनेरियो है। तो ग्लोबल ट्रेंड में क्या चल रहा है आपको पता ही है, पिछले 2 साल से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वॉर्स चल रही है ना। तो आपके इससे क्या होता है, जो आपका
सप्लाई चेन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, राइट। फिर देखो डी ग्लोबलाइजेशन का भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिर राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, तो हर कंट्रीज चाह रही हैं कि जो उनके मतलब उनका जो लोकल मार्केट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो इसलिए वो टैरिफ्स लगाने लग रही हैं। खासकर आप यूएसए में देख रहे होगे आप कि जब से ट्रम्प आए तो टैरिफ का खतरा बना ही रहता है ना, हर कंट्री पे वो काउंटर टैरिफ लगाए ही जा रहे हैं और वो भी इररेशनल तरीके से। तो इससे क्या हो रहा है कि अब मान के चलो हमें किसी दूसरे कंट्री में, मान के चलो हमें यूएसए में कोई गुड्स भेजना है तो इतना टैरिफ ही लग जाता है, तो वहाँ पे लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी इंडस्ट्री के लिए भी वो खराब है। तो ये सब चैलेंजेस है। फिर देखो सप्लाई चेन डिसरप्शन, तो ये आपको पता ही है कि वॉर लाइक सिचुएशन है। आप जहाँ देखो ऐसा अभी ग्लोब में कोई कोना नहीं है जहाँ पे वॉर नहीं चल रहा है, चाहे रसिया यूक्रेन वॉर ले लो, चाहे अर्मेनिया अजरबैजान ले लो, चाहे अभी इराक इजराइल ले लो, चाहे इजराइल फलस्तीन ले लो, चाहे इजराइल इजिप्ट ले लो, ठीक है। तो जितने भी कंट्रीज है आपके, इनके बीच में लगभग वॉर चल ही रही है, चाहे इंडिया पाकिस्तान ले लो, इवन साउथ अमेरिकन नेशन में भी आप देख रहे हो कि कई सारे आपके रेबल ग्रुप इमर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे भी आपके आए दिन सिविल वॉर चलते ही रहता है। फिर अफ्रीकन कंट्री में तो फेमस पता ही है, सूडान का, कोंगो का, तो मोस्ट ऑफ दी आपके जो कंट्रीज है वहाँ पे आपके कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है। तो ड्यू टू वेरियस वॉर एंड रेड सी क्राइसिस बहुत फेमस है, इसकी वजह से क्या होता है आपका सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है। फिर देखो इन्फ्लेशन ईजिंग ग्लोबली बट सर्विसेज इन्फ्लेशन रिमेन्स स्टिकी, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो अब कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो सर्विस का इन्फ्लेशन था वो अभी भी स्टिकी है, मतलब कि अभी भी वही पोजीशन पे। सर्विसेज का इन्फ्लेशन अभी घटा नहीं है ना, पहले का बढ़ा हुआ जो था वही अभी चल रहा है। ऐसा क्यों है? अब देखो सर्विसेज में भी आपके दो होते हैं, एक टचेबल होते हैं, एक नॉन टचेबल होते हैं। तो जो नॉन टचेबल वाले हैं, जैसे आप जो आईटी वगैरह आईटी सर्विसेज हो गए, तो इन सब का तो ठीक है, अभी इन सब में इन्फ्लेशन नहीं है। लेकिन जो आपके कॉन्टैक्ट वाले होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट सर्विसेज जैसे आपके होटल, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब, तो ये सब सर्विसेज जो है ये रिकवर नहीं कर पाए आफ्टर कोविड। फिर देखो मॉनेटरी ईजिंग डाइवर्जेस अक्रॉस कंट्रीज, तो मॉनेटरी टर्म में भी जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी कंट्री में आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो वहाँ पे आपकी डाइवर्जेंस कम देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे आपके ट्रेड वॉर चल रहा है तो वहाँ पे आपको डाइवर्जेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अनसर्टेन होता है, ठीक है। तो ये आपको ग्लोबल ट्रेंड देखने को मिल गया। तो ये ग्लोबल में अगर मान चलो आज के डेट में 21st सेंचुरी में, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जैसे क्रूड ऑयल अगर हमें महंगा मिलने लगा तो हमारे मोस्ट ऑफ दी जो इंडस्ट्रीज है वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है, और इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। फिर इंडिया का सिनेरियो देख लो, ग्रोथ स्लगिश रिसेंटली, तो थोड़ा ग्रोथ में कमी आया है। देन रूरल डिमांड इंप्रूविंग, रूरल डिमांड तो बढ़ रहा है लेकिन जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो आपका घट रहा है, तो स्टेडी है लेकिन वीक हो रहा है। और आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है अभी हमारे इंडिया का अभी ठीक ठाक है, अभी आप ऊपर देख के आ ही रहे हो कि अभी हमारे पास 11 मंथ तक का इंपोर्ट कवर है। समझ आ रहा होगा सिनेरियो आपको। अब मान चलो गवर्नमेंट के पास ये सिचुएशन है, अब गवर्नमेंट को बजट बनाना है, तो एक साइड गवर्नमेंट को तो जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ाना है और एक साइड इन्फ्लेशन को भी कम करना है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा स्टेप लेती है? फिस्कल कंसोलिडेशन का, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ के आते हो, फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन में क्या करती है गवर्नमेंट? जनरली जो आपका काउंटर साइक्लिक अप्रोच वो अपनाती है, ठीक है। और मान के चलो अगर गवर्नमेंट को कंजम्पशन बचाना है, बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने अभी किया। तो ये दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पास हमेशा डिलेमा रहता है जब भी प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं दी बजट डिलेमा। तो जब बजट डिलेमा क्या बोलते हैं हम, जैसे मान चलो गवर्नमेंट को एक साइड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए और यहाँ पे ग्रोथ नीड्स डोमेस्टिक डिमांड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या क्या अपनाती है रास्ते? पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, इंश्योर्स फिस्कल क्रेडिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बैलेंस, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व बोल रहे हैं। सो इसके वजह से इंडिया कैन वेदर दी अपकमिंग स्टॉर्म। और इस साइड में आप देख रहे हो ग्रोथ नीड्स डोमेस्टिक डिमांड एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब मान चलो इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो आपके डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करना होगा, तभी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इससे रिलेटेड आपका ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट को नीड है टू स्पेंड अगेंस्ट फिस्कल कंसोलिडेशन। तो इन दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट 2025 प्रिपेयर किया, जिसमें गवर्नमेंट ने 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ डिसाइड किया। अब ये 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एग्रीकल्चरल सेक्टर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट्स। फिर आपका बजट का फ्यूल क्या है? रिफॉर्म्स। तो बहुत सारे सेक्टर्स में आपको पता है गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है, जो भी आपके ऑब्सोलीट जो सिस्टम थे उसको गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है। एंड गवर्नमेंट का गाइडिंग पाथ हमेशा क्या रहता है कि जो आपका बजट हो वो इंक्लूसिव हो, मतलब हर सेक्शन के लिए वो बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल सेक्शन को बेनिफिट दे रही है, किसी को नहीं दे रही है। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट रहता है, हालांकि ऐसा पूरा पॉसिबल नहीं होता है, हर बार किसी ना किसी सेक्शन को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन
गवर्नमेंट का जो गाइडिंग पाथ रहता है वो हमेशा क्या रहता है, इंक्लूसिविटी की तरफ। और उसके बाद फाइनल जो गोल है गवर्नमेंट का वो क्या है, डेस्टिनेशन ऑफ विकसित भारत बाई 2047। तो इस माइंड मैप से आपको पूरा जो बजट का ना सार समझ आ गया होगा कि गवर्नमेंट मान के चलो आप गवर्नमेंट में हो, आपको बजट प्रिपेयर करना है, आपके पास ये चैलेंजेस है, तो इसके इन दोनों को आपको बैलेंस करते हुए आपको बजट प्रिपेयर करना है। तो जो बजट प्रिपेयर किया गया इन सबको बैलेंस करते ही हुए किया गया। तो इस बार की बजट जो थी बहुत अच्छी बजट थी, अगर आप क्लोजली फॉलो करते हो तो आपको आइडिया भी होगा। फिर देखो अब आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल कंसोलिडेशन, ये हमने देख लिया। तो क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट एट 40% ऑफ जीडीपी, ये तो एफआरबीएम का टारगेट था कि हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट है ये 40% तक रखना है। फिर रीबिल्डिंग बफर, तो हमें बफर भी बनाना है, जैसे काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। अब थोड़ा सा बेसिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। काउंटर साइक्लिकल क्या होता है, मान के चलो अगर आपका रिसेशन है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी अपने, और मान के चलो आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर कम कर देती है, इंटरेस्ट रेट हाई कर देती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर साइक्लिकल। लेकिन वही साइक्लिकल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट देखो, 3 डिग्रीज ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन बेस्ड ऑन वेराइंग ग्रोथ रेट, देन यूज ऑफ आईआरजेडी टू एसेस सस्टेनेबिलिटी। अब ये टर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, इस बार के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ आईजीआरडी, इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, ये क्या होता है, तो सिंपल सा है, आर माइनस जी। आर क्या है आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और जी क्या है आपका ग्रोथ रेट। अब मान चलो आपने कोई डेप्ट लिया, अब अगर उसका जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, नॉमिनल रेट है, वो अगर आपके कंट्री के ग्रोथ रेट से ज़्यादा है तो वो डेप्ट क्या हो जाएगा आपका, अनसस्टेनेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये पॉजिटिव कब होगा, जब आर बड़ा होगा। तो अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है आपके कंट्री के ग्रोथ रेट से, तो आपका ऑब्वियस ही बात है जो डेप्ट है वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा। मीन्स अगर आपका आईजीआरडी पॉजिटिव होगा तो डेप्ट अनसस्टेनेबल, और अगर आपका आईजीआरडी नेगेटिव होगा तो डेप्ट क्या होगा आपका, सस्टेनेबल होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, स्पेलिंग गलत हो गया, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है। अगर नहीं पढ़े रहोगे तो आप नेगेटिव को बोल दोगे डेप्ट अनसस्टेनेबल है, नहीं। अगर आपका नेगेटिव है तो आपका डेप्ट सस्टेनेबल है, अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका डेप्ट अनसस्टेनेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। फिर देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया पीछे। सो मिस टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 2025, 92% ऑफ द बजट एस्टिमेट। तो जो गवर्नमेंट ने पिछले ईयर जो बजट एस्टिमेट रखा था उसका हमने सिर्फ 92% अचीव कर पाया। तो इस बार जो अपने गवर्नमेंट ने रखा है टारगेट वो 10% से बढ़ा के रखा है, ठीक है। और फोकस आपको पता ही है रोड, रेलवेज और डिफेंस पे ज़्यादा रहता है। चैलेंजेस क्या रहता है हमेशा, मार्च रश। तो मार्च रश क्या होता है, तो आपको पता है कि जो आपके एनुअल फाइनेंशियल ईयर है वो कब एंड होती है, आपके मार्च 31 को एंड हो जाती है। और मार्च 31 को जो भी आपके बजट एलोकेट हुए रहते हैं वो सारे लैप्स कर जाते हैं, राइट। तो इसी वजह से ना रश हो जाता है। तो बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिलते हैं प्राइवेट फर्म के एंड से और गवर्नमेंट के एंड से भी, एंड ऑल्सो स्लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है। फिर देखो मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट, तो अब मैनेज कैसे करेगी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट। तो जैसा कि पता है कि इस बार आपके गवर्नमेंट अप टू 12 लाख टैक्स रिबेट कर दी। अब मान चलो वो तो गवर्नमेंट के पॉकेट पे बर्डन तो पड़ा ही है ना, अगर 12 लाख के इनकम तक का टैक्स अगर फ्री कर दिया गया है तो अब गवर्नमेंट के पास सोर्स कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट का मेन सोर्स तो आपके टैक्स ही होता है। तो ये बैलेंस अब कैसे हो रहा है ये समझो आप। तो आपको पता है कि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो फ्री पीडीएस स्कीम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा एलोकेट कर दिया था जो आपका राशन था। तो अब क्योंकि कोविड खत्म हो गया तो गवर्नमेंट ने उसको कम किया है। सेकेंड थिंग आपका रशिया यूक्रेन वॉर भी अभी आपके थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, तो इसकी वजह से जो आपका फर्टिलाइजर का रेट है, ठीक है, इंटरनेशनल, वो भी काफ़ी कम हुआ है। नहीं तो हम फर्टिलाइजर बहुत कॉस्टली दाम पे इंपोर्ट करते थे, और ऊपर से फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट सब्सिडी देना पड़ता था गवर्नमेंट को, क्योंकि फार्मर तो उतना महंगा खरीदेगा नहीं, और कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती थी, फर्टिलाइजर पे हैवी सब्सिडी देती थी। लेकिन अब क्योंकि आपका जो आपका इंटरनेशनल रेट है वो कम हो गया है, तो गवर्नमेंट का अल्टीमेटली सब्सिडी भी तो कम हुआ है ना। तो अब देखो एक जगह से तो गवर्नमेंट अपना दे रही है, इंटरेस्ट रेट मतलब छोड़ रही है, अगर मान के चलो गवर्नमेंट अपना सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ रही है, तो एक साइड से गवर्नमेंट को खर्च भी तो कम करना पड़ रहा है, सब्सिडी भी तो कम करना पड़ रहा है ना। जैसे क्योंकि फर्टिलाइजर का आपका जो ग्लोबल रेट है वो कम हो गया। समझ आ रहा है आपको कुछ। तो बैलेंस कैसे करती है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सेक्रीफाइस तभी करेगी ना अपना सोर्स ऑफ इनकम जब गवर्नमेंट को कहीं से कम खर्चा करना पड़ रहा है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो पैसा ले रही है वो उसको खर्च किस पे करना है, फार्मर्स पे, मिडिल क्लास पीपल पे, ठीक है, फिर कुछ कॉर्पोरेट हाउस पे, इंडस्ट्रीज पे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हम पे ही खर्चा करना है। तो अगर हम पे गवर्नमेंट का खर्चा कम हो गया तो गवर्नमेंट हमको छूट भी दे सकती है टैक्स वगैरह में। तो बस वही काम हुआ है।
तो लोअर फिजिकल डेफिसिट वाया आरबीआई डिविडेंड, रिड्यूस फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल्स. सो फूड सब्सिडी रिड्यूस बाय एंडिंग एक्स्ट्रा कोविड एरा पीडीएस प्रोविजंस एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर सब्सिडी डाउन ड्यू टू सॉफ्टनिंग इंटरनेशनल प्राइसेस. समझ आया? अब देखो 4 ग्रोथ इंजन को हम डिटेल में देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट. तो 4 ग्रोथ इंजन आपका क्या क्या था? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट. फ्यूल क्या है आपका? रिफॉर्म. गाइडिंग स्पिरिट क्या है आपका? इंक्लूसिविटी. एंड डेस्टिनेशन क्या है आपका? विकसित भारत. तो ये ऊपर हम देख के आ रहे हैं. तो अब एक एक करके सारे पिलर्स को पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो मैंने आपको कुछ नहीं छोड़ा. अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी जाता ना, तो आप पेशेंस रखना. आपका ये सिंगल शॉर्ट वीडियो होगा और यहाँ से आपके बहुत मतलब 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आप रख लेना कि आपको आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो भी मैं कवर करा दिया हूँ. तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाला है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना, राइट. फिर देखो एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन. तो एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है देखते जाओ आप. जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको मार्क करा दूंगा, वो चीज़ आप हाईलाइट कर लेना अपने डॉक्यूमेंट में. सो रूरल डेवलपमेंट स्कीम 100 डिस्ट्रिक्ट फोकस. इसका पर्पस क्या था? एड्रेस लो क्रॉप यील्ड्स, लिमिटेड फाइनेंशियल एक्सेस. तो आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्री हार्वेस्ट में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? क्रेडिट फैसिलिटी. तो उस क्रेडिट फैसिलिटी को लिमिट करने के लिए बोलते हैं ना, डील करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपके ये जो प्रोग्राम है रूरल डेवलपमेंट स्कीम लाया गया. इट कवर 100 डिस्ट्रिक्ट, अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स, कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट. की ऑब्जेक्टिव क्या है? इनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटी, इंप्रूव क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत ब्लॉक लेवल. बहुत कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है. तो इसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से गेस करके लिख सकते हो. यहाँ पे कोई डेटा, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है. फिर देखो रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम. अब नाम से ही पता लग रहा होगा, अब जब भी इस टाइप की स्कीम आते हैं ना, तो इसमें जो भी आपके एप्लीकेशन दिए रहते हैं आपके ऑल ऑफ द अबव होता है आंसर में. तो ये भी आप एक हैक ले सकते हो एग्जाम को, अगर आपको क्लियर करना है तो ऐसे कुछ कुछ आपको बनाना पड़ता है. तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये कुछ आपके रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है. तो इसमें पार्टनरशिप विद स्टेट. फोकस कहाँ रहेगा आपके? स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड रूरल इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन, ठीक है. सो रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू स्किलिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड रूरल इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन. फिर टारगेट ग्रुप क्या क्या रहेंगे आपके? रूरल वीमेन, यंग फार्मर्स, रूरल यूथ, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फैमिलीज. गोल क्या रहेगा? माइग्रेशन टू बी अ चॉइस नॉट अ नेसेसिटी. तो गोल देखो दोनों में ही सेम है. इसमें भी जो गोल था वो क्या था? माइग्रेशन टू बी ऑप्शनल नॉट कंपलसरी. माइग्रेशन कंपलसरी ना हो. लोग गाँव छोड़ के क्यों जाते शहरों में? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि रोजगार कम होता है, लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है रूरल इंडिया में. तो अगर हम रूरल में ही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे तो लोग क्यों माइग्रेट करेंगे? तो बस वही पर्पस इसका आप समझ सकते हो. एंड गोल यही है, मीन्स ये है, एंड ये है, ठीक है. गोल आपका ये है. फिर देखो 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस. बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना. तो इसमें जो पल्सेस, 3 पल्सेस कवर है एमएसपी प्रोक्योरमेंट में, वो आपको याद रखना है. तो वो कौन कौन से आपके? तुर, उड़द, मसूर. इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, तुम. तो आपके एग्जाम में पूछ लेंगे कि इनमें से किस टाइप के आपके पल्सेस में एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है. तो इन सिर्फ 3 आपके टाइप ऑफ पल्सेस को एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है. तुर, उड़द, मसूर. इंग्लिश नेम भी देख लो, पिजन पी, ब्लैक गाम और रेड लेंटिल. तो इसका गोल क्या है आपका? सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस बाय 2029. ये ईयर भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. बजट एलोकेट किया गया 1000 करोड़, ठीक है. और फीचर इसके क्या क्या है? एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट. तो आपके पल्सेस में भी आपके एमएसपी प्रोवाइड कराया जाएगा. और किस टाइप के पल्सेस में? ये 3 टाइप के. कैसे याद रखना आपको? तुम से याद रखना है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. फिर देखो मखाना बोर्ड इन बिहार, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है. तो इसमें क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान देना है? तो मैंने डॉक्यूमेंट में भी वही सब चीज़ बस इंक्लूड किया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अननेसेसरी आपको लेंदी डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोई नीड नहीं है. तो मखाना को देखो, सबसे पहले तो फॉक्सनट और ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है. और आपको पता है कि मखाना जो होता है बहुत न्यूट्रिशियस होता है. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि 80% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई जो होता है ना, वो इंडिया से होता है. और इंडिया में भी जो 90% मखाना का सप्लाई होता है वो कहाँ से होता है? बिहार से होता है. तो बिहार में कुछ तो अच्छा बात है ना. फिर देखो यूजेज इसका क्या क्या है? मेडिसिन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन. अब इसका जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स है ये भी देख लो आपको. तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है. अगर मान चलो मखाना से रिलेटेड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स एग्जाम में पूछते हैं तो इसी को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन. तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है. तो इसका जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी आपका 50 to 90%, रेनफॉल आपका 100 to 250 सेंटीमीटर. और जो सॉइल चाहिए वो स्मूथ लोमी सॉइल चाहिए. तो ये याद रख लेना कंडीशन, ठीक है. टेम्परेचर भी आपकी एवरेज टेम्परेचर चाहिए 20 to 35.
सेकंड थिंग, रेनफॉल भी आपकी ठीक ठाक चाहिए, सॉइल आपकी लोमी चाहिए, तो लोमी सॉइल याद रखना, ब्लैक सॉइल दे देंगे तो गलत हो जाएगा। और वाटर बॉडीज में ये ज़्यादातर उगाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड्स, ओक्सबो लेक्स, स्वैम्प्स, डिचेस, राइट। और कंडीशन क्या रहता है, रेन फेड वाटर बॉडीज विथ लेस देन 50% ट्रांसपेरेंसी। तो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ याद रखना, इसको ज़्यादातर वाटर बॉडीज में उगाया जाता है और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स ये है। फिर देखो नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम, develop and propagate high yield pest resistant climate resilient seeds, ensure commercial availability of 100+ seeds varieties released since July 2024। फिर देखो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, तो आपको पता है कि कॉटन के भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है। तो देख लो इसका एम क्या है, बूस्ट कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटीज़। तो अभी इंडिया में ज़्यादातर आपके शॉर्ट स्टेपल वेराइटीज़ मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटीज़ को प्रमोट करने के लिए ये आपके स्कीम लाया गया है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए कॉटन को, तो ये आप पता होना चाहिए आपको, हॉट सनी क्लाइमेट, लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, 210 दिन तक आपके फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन चाहिए। फिर रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल और इरिगेशन एंड ब्राइट सनसाइन। और आपको सॉइल किस टाइप का चाहिए होता है कॉटन का, तो ये आपको पता है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल। तो डेक्कन ब्लैक कॉटन सॉइल, डीप एलुवियल नॉर्थ इंडिया, ब्लैक क्लेई सेंट्रल इंडिया, मिक्स ब्लैक एंड रेड साउथ इंडिया। सीजन क्या होता है आपका, खारिफ, और मैच्योरिटी आपका क्या होता है, 6 to 8 मंथ्स के अराउंड। फिर कॉटन प्रोडक्टिविटी देख लो, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन क्या है आपका, 5F, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन एंड फैशन से फॉरेन। तो ये आपका 5F है, ये भी आपको याद रखना है। पहले हम फार्म में प्रोड्यूस करेंगे, फिर उससे फाइबर निकालेंगे, फिर फैक्ट्री में पहुंचाएंगे, उससे प्रोसेस प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर वो फैशन फील्ड में जाएगा और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करेंगे हम फॉरेन में। समझ आया आपको। फिर देखो यूरिया प्लांट इन असम, कहाँ पे लगाया गया, आपके नाम रूप जगह का नाम याद रख लेना। फिर देखो पर्पस क्या है इसका, बूस्ट यूरिया प्रोडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस इन फर्टिलाइजर सप्लाई, बहुत कॉमन पॉइंट है। मेजॉरिटी रन ऑन इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस, तो आपको पता है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए हमारी डिपेंडेंसी नेचुरल गैस पे बहुत ज़्यादा है। एंड इंडिया क्लोज टू सेल्फ रिलायंस इन यूरिया, तो ये अच्छी बात है आपके कि इंडिया अब यूरिया के फील्ड में सेल्फ रिलायंट बन चुका है, मतलब बनने वाला है। फिर फिशरीज के सेक्टर में देख लो, इंडियाज रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे, तो ये सेकंड पोजीशन याद रखना। फिर रूरल क्रेडिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम, क्रेडिट सपोर्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, MSMEs वाया इंडिया पोस्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड जल जीवन मिशन एक्सटेंडेड टू 2028। तो ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, जल जीवन मिशन 2028। अब ये जितने पॉइंट्स हैं ना आपके, ये डायरेक्ट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उठाया गया है। तो मैंने क्या किया है कि इन स्लाइड्स में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का इन्फोग्राफिक्स है उसको भी इंटीग्रेट कर दिया है। तो आप चाहो तो वीडियो लेक्चर के बाद आप जाके रीड कर सकते हो अपने एंड से। तो देखो ये आपके ओरिजिनल जो बजट डॉक्यूमेंट है उससे इन्फोग्राफिक लिया गया है, तो जिसको मान के चलो ये इस तरीके से पढ़ने में मजा आता है ना, डायग्राम के थ्रू, तो आप इससे पढ़ सकते हो। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो वही इनहांस क्रेडिट थ्रू KCC, प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, मखाना बोर्ड इन बिहार एंड नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड। तो ये सब ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप पे। फिर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये भी देख लिया हमने, एंड इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। फिर आगे देखो, अब आता है आपका MSME एज द सेकंड इंजन। तो एग्रीकल्चर हमने देख लिया पहला पिलर, अब MSME को देखना है। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ये टेबल आपको याद रखना है, और मैं इसका आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होना है। तो UPSC प्रीवियसली आस्क्ड लिमिट्स मस्ट रिमेंबर, तो ये लिमिट आपको याद रहना चाहिए। तो देखो इसमें दो हमारी कैटेगरी क्या क्या होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। तो हम किसी इंडस्ट्री को कब बोलेंगे ये माइक्रो है, कब बोलेंगे स्मॉल है, कब बोलेंगे मीडियम है, तो इसकी कुछ लिमिट होती है। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट लिमिट देखते हैं इन करोड़। तो अभी तक हमारा क्या था, 1 था, 1 करोड़ अगर है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो। लेकिन अब रिवाइज होके क्या हो गया 2.5। फिर स्मॉल में 10 था पहले, अब रिवाइज होके क्या हो गया 25। फिर मीडियम में आपका क्या था 50 करोड़ था, अब रिवाइज होके क्या हो गया 125। तो यहाँ पे देख रहे होगे आप इंटू 2.5 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो इंटू 2.5 और यहाँ पे ये देख लो इंटू 2.5। तो 2.5 का आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिवाइज वाला एस्टीमेट मिल जाएगा। और अगर हम वर्टिकली जाएंगे तो वर्टिकली में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इंटू 10 और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इंटू 5। इसमें भी देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इंटू 10 और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इंटू 5। तो अगर मान चलो मेरे को हॉरिजॉन्टली जाना है तो इंटू 2.5 इन्वेस्टमेंट में, और इधर अगर मेरे को हॉरिजॉन्टली जाना है तो इंटू 2, और अगर वर्टिकली जाना है तो इंटू 10 और इंटू 5, और इधर भी जाना है तो इंटू 10 और इंटू 5।
तो ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो टर्नओवर आपका क्या होना चाहिए, करंट आपका 5 था इस माइक्रो के लिए, रिवाइज होकर कितना हो गया 10 हो गया, तो इंटू 2 कर दिया है ना, इसमें भी इंटू 2 कर देंगे। 50 था तो अब 100 कर दिया गया, 250 से आपका 500 कर दिया गया मीडियम के लिए। तो ये आप डेटा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। पर्पस टू हेल्प एमएसएमईज स्केल एक्सेस बेटर रिसोर्सेज। तो आपके एमएसएमईज जो होते हैं आपके, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही होता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो उनको जल्दी कोई बैंक क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं ड्यू टू रिस्क एसोसिएटेड विथ इट, लेकिन उसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए अभी गवर्नमेंट एमएसएमईज पे बहुत फोकस कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि एमएसएमईज जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के। तो आपको क्योंकि पता है कि इंडिया में जो मास पॉपुलेशन है वो क्या है, सेमी स्किल्ड है या फिर अनस्किल्ड लेबर है, तो वो कहाँ पे काम कर सकते हैं, एमएसएमईज में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो रोजगार के लिए एमएसएमई आपका बहुत पोटेंशियल सेक्टर है। फिर देखो इनहांस्ड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, तो एमएसएमईज में क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप ली है। तो क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसको रेज करके 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। फिर एडिशनल क्रेडिट पोटेंशियल 1.5 लाख करोड़ दिया गया है ओवर 5 ईयर्स। फिर स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी क्या दिया गया, पहले 10 करोड़ था लिमिट, अब 20 करोड़ कर दिया गया। फी भी रिड्यूस कर दिया गया टू 1% एंड एप्लीकेबल टू 27 प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो इतनी डिटेल आपको याद करने की नीड नहीं है, ये याद कर लेना आपके लिए मोर देन इनफ होगा। बाकी ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर देखो एक्सपोर्ट एमएसएमईज, टर्म्स लोन अप टू 20 करोड़ विथ इनहांस गारंटीज एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज ऑन उद्यम पोर्टल। तो उद्यम पोर्टल आपसे पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, तो ये आपके एमएसएमईज में क्रेडिट से रिलेटेड है, ठीक है। तो 10 लाख क्रेडिट कार्ड टू बी इशूड इन फर्स्ट ईयर एंड ईच कार्ड ऑफर्स 5 लाख क्रेडिट लिमिट। फिर देखो क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस स्कीम, 5 लाख क्रेडिट वाया कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड। एलिजिबिलिटी क्या है आपका, उद्यम पोर्टल रजिस्टर्ड माइक्रो इंटरप्राइजेस। तो उद्यम पोर्टल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेंगे उद्यम पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, आपके एमएसएमईज के क्रेडिट से रिलेटेड, ठीक है। फिर देखो स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, तो 5 लाख वुमेन SC/STs लोन अप टू 2 करोड़, ड्यूरेशन ओवर 5 ईयर्स और इंस्पायर्ड किससे, आपका स्टैंड अप इंडिया से। तो ये आपका एक स्कीम है, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, ये किससे इंस्पायर्ड हुआ, आपके स्टैंड अप इंडिया से, ठीक है। फिर देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पे आपका इंस्टॉल किया गया, बिहार में, ठीक है। किसके अंडर, पूर्वोदय इनिशिएटिव के अंदर। अब पूर्वोदय से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले ये ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम है और पूर्वोदय में आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लो बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ये सब तो आपको याद रह जाएगा, आंध्र प्रदेश में आप कंफ्यूज करोगे तो यहाँ पे देख लेना। तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया आंध्र प्रदेश, जहाँ पे जनरली आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो इसको हाईलाइट कर लेना। आंध्र प्रदेश भी आपके इंक्लूडेड है पूर्वोदय में। बेनिफिट्स क्या क्या है आपका, वैल्यू एडिशन टू फार्म प्रोड्यूस, हायर फार्मर इनकम्स, फिर स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। फिर देखो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया। 5 फोकस एरिया क्या क्या आपका, ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब, वाइब्रेंट एमएसएमई सेक्टर, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब ये सब पॉइंट्स आपको देख के लग रहा होगा ये सब हमें याद करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। इतना आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है यार। ये नेशनल अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई मिशन है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैन्युफैक्चरिंग को ईजी बनाने में जो भी स्टेप्स है वो लेगा ये। तो ये जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग को सेक्टर को हमें ग्रोथ कराना है तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना होगा, राइट। हमें वर्कफोर्स को रेडी करना होगा बाय स्किलिंग फॉर इन डिमांड जॉब्स। फिर हमें एमएसएमई सेक्टर को वाइब्रेंट बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना होगा। तो ये सब बहुत कॉमन पॉइंट होता है, अगर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना तो आप ऑल ऑफ द अबव मार के आया करो, आपका आंसर हमेशा सही होगा, ठीक है। फिर फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन टेक, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, टारगेट 25% ऑफ जीडीपी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इसका टारगेट है कि जीडीपी का 25% शेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ा के लाया जाए। फिर देखो अब देखो ये भी स्कीम जो है आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। अब क्लीन टेक्नोलॉजी क्या होता है आपका, जो भी टेक्नोलॉजी जो कि आपके कार्बन एमिशन को कम करे, जो आपका रिन्यूएबल सोर्स हो। तो जैसे देख लो सोलर पीवी सेल्स, ईवी बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड टर्बाइंस, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, ग्रिड स्केल बैटरीज, ये सब क्या है आपके ये सब क्लीन टेक्नोलॉजीज है, राइट। प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर एट भारत क्लाइमेट फोरम 2025। तो ये डिटेल आपसे पूछा जा सकता है, बाकी ये सब आपको याद करने की नीड नहीं है, ये सब आप कॉमन सेंस से
पता कर सकते हो। फिर एम क्या है इसका, बूस्ट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये भी याद रख लेना। फिर देखो स्वामी टू फंड, स्वामी टू फंड इस बार आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो आपका जो अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव था है ना, उसके लिए फंड प्रोवाइड कराया गया, तो 15,000 करोड़ दोबारा से एलोकेट किया गया। कंट्रीब्यूटर्स गवर्नमेंट, बैंक, प्राइवेट सेक्टर। एम क्या है, 1 लाख मोर यूनिट्स ऑफ हाउस। फोकस क्या है, अफोर्डेबल मिड इनकम इंस्टॉल्ड हाउसिंग। तो याद रखना स्वामी फंड इज रिलेटेड टू हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग। कीवर्ड याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। फिर देखो इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। अब जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके सेकंड इंजन का पार्ट है, यहाँ पे मेंशन हो गया ये गलती से, ठीक है, तो ये सेकंड इंजन, यहाँ सॉरी थर्ड इंजन का पार्ट है इन्वेस्टमेंट, तो यहीं पे पढ़ लो आप, क्योंकि दोबारा तो पढ़ना ही है। तो इन्वेस्टमेंट हम 3 जगह कर रहे हैं, कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। तो पीपल और इकोनॉमी हम नीचे पढ़ लेंगे, यहाँ पे इनोवेशन आप पढ़ लो। तो इनोवेशन में देख लो पीएम गति शक्ति डेटा फॉर प्राइवेट सेक्टर, तो पर्पस और फीचर आपको देख लेना है। गति शक्ति के बारे में पता ही है कि बूस्ट पीपीपीज, प्रोवाइड एक्सेस टू गति शक्ति मैप्स एंड डेटा फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट प्लानिंग। फिर देखो डीप टेक फंड्स ऑफ फंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके, याद रख लेना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, कैटलाइज नेक्स्ट जनरेशन डीप टेक स्टार्टअप, सपोर्ट फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। फिर देखो जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे किससे रिलेटेड है। तो सेकेंड नेशनल ये जीन बैंक है जिसमें 10 लाख लाइंस स्टोर किया जाएगा। फिर देख लो इक्रीसैट जीन बैंक हाईलाइट, जिसका लोकेशन कहाँ पे है आपका, पतनचेरू इंडिया में। क्रॉप इसमें 11 कवर्ड है, मिलेट, चिकपीस, ग्राउंड नट, पिजन पी एक्सेट्रा, और एक्सेशन फ्रॉम दिस मच कंट्री 144 कंट्रीज। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोकेशन याद रख लेना, ठीक है। फिर देखो आगे मैरीटाइम सेक्टर, मैरीटाइम सेक्टर में फोकसिंग ऑन इंडिजिनस शिपिंग। आपको पता है गवर्नमेंट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी फिलहाल रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का इनॉग्रेशन किया था विजिंगम में, केरला में, तो मैंने ऑलरेडी आपको करंट अफेयर के वीडियो में कवर कराया है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी स्कीम भी रिपीट होंगी जो ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स में कवर कर लिए, तो वो आपका ओवरलैपिंग होगा, तो काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगा आपका, तो यहीं पर साथ के साथ कर लेना आप। फिर देखो चिप मैन्युफैक्चरिंग, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग में ही गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। So design link incentive and lower tax rate 10% for certain foreign companies. फिर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीएम विश्वकर्मा योजना फॉर आर्टिसंस, पीएम इंटर्नशिप स्कीम स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड अर्बन यूथ, एंड पुश फॉर गिग इकोनॉमी प्रोटेक्शन। तो गिग इकोनॉमी का टॉपिक हमने करंट अफेयर के वीडियो में कवर किया बहुत डिटेल में, तो करंट अफेयर का भी आपके प्लेलिस्ट अवेलेबल है सेम चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमने पेपर 1 और पेपर 2 को कवर कर रखा है, ठीक है। और उसका एआई मिशन ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नेशनल एआई मिशन, तो इसमें एआई का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रही है। फिर देखो वेलफेयर एंड सोशल स्ट्रक्चर में हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट कैंसर डे केयर सेंटर, ड्यूटी एग्जाम्पशन फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स। एजुकेशन में 1.1 लाख न्यू यूजी पीजी सीट्स इन 10 ईयर्स, तो 10 साल में इतने सारे नए सीट्स इंक्लूड कराए गए हैं। फिर डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा पुस्तक, तो ये आप याद रख लेना कीवर्ड। फिर न्यूट्रिशन के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 3.0, तो इसके आपको फीचर्स याद रखने हैं। फिर क्रिटिकल मिनरल्स कमेटी बेस्ड सिलेक्शन, 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाइड, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है करंट अफेयर में कि गवर्नमेंट ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। इसमें आप नेगेटिव लिस्ट याद कर लेना कौन कौन से आपके मिनरल्स इंक्लूडेड नहीं है इसमें। देन इन्वॉल्व्स मिनिस्टर लाइक पावर, फर्टिलाइजर, एटॉमिक एनर्जी, तो ये चीज़ समझ आया आपको, बहुत बेसिक सा था। जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की नीड है वहाँ पे मैं करा रहा हूँ, जहाँ पे आपको डायरेक्ट सिंपल एक रीडिंग से आपका काम हो जाएगा वहाँ पे मैं आपको सिंपल रीडिंग से बता दे रहा हूँ। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स आप चाहो तो देख सकते हो, एमएसएमई से रिलेटेड, ठीक है। सेम चीज़ मेंशन है जो मैंने आपको बताया, तो आपको जब डॉक्यूमेंट शेयर होगा तो आप यहाँ पे पढ़ लेना, और यहाँ पे वो जो मैंने टेबल बताया था यहाँ पे मेंशन है एज इट इज़, राइट। फिर देखो आपका इन्वेस्टमेंट एज द थर्ड इंजन, तो ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन देख लिया है। अब हम देखेंगे इन्वेस्टिंग इन पीपल, तो उससे पहले देख लो अर्बन सेक्टर। तो अर्बन सेक्टर में हम क्या क्या कर रहे हैं, जैसे अर्बन चैलेंज फंड फॉर इंफ्रा जो कि पीपीपी मॉडल आपका। फिर डिजिटल मैपिंग प्रॉपर्टी कार्ड्स विया स्वामिता स्कीम, तो स्वामिता स्कीम ऑलरेडी आपने 4 से 5 बार कवर कर लिया करंट अफेयर आपके सीरीज में, तो करंट अफेयर में भी हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया चीज़ों को। तो स्वामिता स्कीम में जनरली हम जो भी आपके लैंड रिकॉर्ड को मैप करते हैं, रूरल लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जो मैपिंग करते हैं थ्रू द सैटेलाइट्स, डिजिटल मैपिंग, ठीक है, वो इस स्कीम के अंतर्गत आता है। इससे क्या होगा कि जो भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स है वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा लैंड का, और उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स आएंगी तो उसको भी हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देन सपोर्ट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सा स्कीम है, पीएम स्वनिधि स्कीम। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पीएम स्वनिधि स्कीम इज रिलेटेड टू
आपके स्ट्रीट वेंडर्स। अब मैं आपको टास्क देता हूँ, अगर किसी ने करंट अफेयर्स मैगजीन अच्छे से कवर किया तो आप मुझे बताना कि पीएम नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड था। मैंने अभी रिसेंटली मैगजीन में, मई के मैगजीन में आपको बताया नमस्ते स्कीम, ठीक है। तो ये आप मुझे बताना, स्वामिता, स्वनिधि और नमस्ते। तो स्वामिता, स्वनिधि आपने यहाँ देख लिया, नमस्ते आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। टाइम स्टैम्प ज़रूर लगा देना ताकि दूसरों बच्चों के लिए नेविगेट करना ईजी रहे। फिर देखो इन्वेस्टिंग इन पीपल देखते हैं हम। तो सबसे पहले सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, तो ऊपर हमने देख क्या है। अब इससे रिलेटेड जो आपके डिटेल्स है वो देख लो। तो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या है, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक एज पर 15th फाइनेंस कमीशन। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि 15th फाइनेंस कमीशन का ना जो भी आपका रिपोर्ट है उसका बेसिक समरी आप पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो मैं आपको कवर कराऊँ 15th फाइनेंस कमीशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में बजट सर्वे का लाने वाला हूँ आपके लिए, तो उसमें मैं आपको 15th फाइनेंस कमीशन का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करा दूंगा। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था 15th फाइनेंस कमीशन से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर देखो इसको इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव बहुत कॉमन है, एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन, प्रमोट हेल्थ, बिल्ड अ कन्वर्जेंट इकोसिस्टम, तो ये सब बहुत कॉमन पॉइंट होते हैं। फिर टारगेट ग्रुप देख लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years, एडोलेसेंट गर्ल्स 14 to 18 years एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो टारगेट ग्रुप जरूर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर गोल क्या है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, रिड्यूस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड इनकरेज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। फिर की कंपोनेंट देख लो, तो की कंपोनेंट में न्यूट्रिशन सपोर्ट, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और इन सब का आप ना कट ऑफ डेट देख लेना। तो फॉर चिल्ड्रन 6 months to 6 years, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 to 6 years, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड मीन्स सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, फ्लैगशिप न्यूट्रिशन इनिशिएटिव जिसमें अप्रोच क्या रहने वाला है, स्ट्रैटेजिक डिलीवरी, कन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब ये सब जो कीवर्ड है ना, पेपर 2 के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट पेपर 2 के लिए, तो यहाँ से नोट कर लेना। फिर देखो पीएम स्वनिधि ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया। इसके फीचर्स क्या है, आपके कोलैटरल फ्री लोन्स, जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आपके स्वनिधि स्कीम लॉन्च किया गया था। अब इसमें जो मिनिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ से पे आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो मिनिस्ट्री ज़रूर याद रख लेना। वैसे पीएम जो आपके स्वामिता स्कीम था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कौन थी, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो ये सब कुछ कंफ्यूजिंग मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री अक्सर क्या करता है, यूपीएससी गलत ही देता है, ठीक है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन के बेस पे पूरा आपका रिजिड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि सर ने बताया था तो हम तो गलत ही मार के आएंगे, आप अगर सही भी दिया होगा तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप प्रीवियस 10 ईयर के पेपर एनालाइज करोगे तो मिनिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी गलत ही फ्रेम करता है, लेकिन फिर भी आपको मिनिस्ट्री का आइडिया रहना चाहिए। तो पीएम स्वनिधि कौन सी मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और पीएम स्वामिता स्कीम आपके किस मिनिस्ट्री ने किया है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। फिर की फीचर हमने देख लिया, कोलेटरल फ्री लोन्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन फोकस, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। रिवैम्प्ड स्कीम क्या आपका, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड विद 30,000 लिमिट, इनहांस लोन एक्सेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए हमने भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर्स इन रूरल एरियाज। लॉन्च कब हुआ था आपके 2011 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अमेंड कब हुआ 2023 में, एंड 1.3 लाख करोड़ का आउटले दिया गया। फिर की फीचर क्या आपके, ऑप्टिकल फाइबर ले करना टू 2.64 लाख ग्राम पंचायत, IP/MPLS रूटर एट ब्लॉक एंड GPs, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी टू 3.8 लाख नॉन ग्राम पंचायत विलेजेस ऑन डिमांड, एंड RFMS एंड 10 ईयर मेंटेनेंस, ठीक है। तो RFMS आपका क्या हो गया, रिमोट फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम। फिर फंडिंग कौन करेगा, डिजिटल भारत निधि, ये भी याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट इसमें ना ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत नेट प्रोजेक्ट से आपके मल्टीपल स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, इसी में से फ्रेम करके कि मान के चलो ऐसे स्टेटमेंट बना देंगे कि भारत नेट प्रोजेक्ट इज़ फंडेड बाय नीति आयोग, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फंडिंग कहाँ से हो रही है आपके, डिजिटल भारत निधि, जिसको रिप्लेस किसने कर दिया, USOF ने। फिर इसकी फीचर में से कुछ स्टेटमेंट निकाल देंगे और एक बना देंगे कि भारत नेट प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, या फिर दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब आपको ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज कर सकते हो। और इम्पैक्ट क्या होगा, डिजिटल इंक्लूजन, E-गवर्नेंस, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, इकोनॉमिक बूस्ट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सब मैं आपको डायरेक्ट रीड क्यों कर रहा हूँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं। देखो ये सिंपल है, आप भी रीड करोगे आपको ही समझ आ जाएगा। तो जहाँ पे एक्सप्लेन की पार्ट है, जहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग कराना है, मैं आपको करा दूंगा। फिर देखो
भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। जो भी स्कीम मैंने यहाँ पे मेंशन किया इस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेके चल सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। फोकस क्या है? रीजनल लैंग्वेज प्रमोशन फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। फिर देखो तीसरा पिलर आपका आता है इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो हमने इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन देख लिया, इन्वेस्टमेंट इन पीपल देख लिया, अब इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी देख लो। तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 to 30 कंटिन्यूएशन है, बिल्ड्स ऑन 2021 प्लान। सपोर्ट मेजर्स इंप्रूव रेगुलेटरीज एंड फिजिकल पॉलिसीज, ठीक है, काफ़ी कॉमन पॉइंट्स हैं। फिर जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। गोल क्या है? 100% पाइप वाटर सप्लाई कवरेज। और इन्हांस आउटले क्या है? टू स्ट्रेंथन रूरल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखो अर्बन चैलेंज फंड, तो इसमें आउटले क्या है आपका? 1 लाख करोड़। पर्पस क्या है? फंड सिटी रीडेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, ग्रोथ हब्स। फंडिंग मॉडल अप टू 25% बाई फंड, 50% फ्रॉम बॉन्ड्स। तो 25% तो फंड से मिल जाएगा इनको और 50% मार्केट से बोरो करेंगे थ्रू बॉन्ड्स और पीपीपीज। फिर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। टारगेट क्या है? टारगेट इंपॉर्टेंट आपके याद रखना, 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाई 2047। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, ठीक है। फिर की इनिशिएटिव क्या है आपका? एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी एक्ट। देन 20,000 करोड़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं? नाम से आपको पता लग रहा है कि इनको पीसेस में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट करके कहीं एक जगह पे असेंबल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके एफिशिएंट होते हैं एज कंपेरिजन टू आपके कन्वेंशनल जो रिएक्टर होते हैं। फिर एटलीस्ट 5 इंडिजिनस SMRs ऑपरेशनल बाई 2033। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से इस बार आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आप देख लेना एक बार। फिर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड आपके बनाया गया, जिसमें 25,000 करोड़ एलोकेट किया गया। फंडिंग मिक्स 49% बाय गवर्नमेंट, रेस्ट फ्रॉम पोर्ट्स, प्राइवेट प्लेयर्स। पर्पस क्या है आपके? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर मैरीटाइम इंडस्ट्री। वैसे उड़ान स्कीम हमने करंट अफेयर के मैगजीन में अच्छे से कवर किया है, टू प्रोवाइड रीजनल कनेक्टिविटी, और इसमें और 120 आपके डेस्टिनेशन कनेक्ट किए जा रहे हैं। फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार, तो पूछ सकते हैं ये चीज़ कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है आपके? बिहार में, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पहले से भी था JP नारायण जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन अब उसका ही एक नया टर्मिनल बना हुआ है। सो इन एडिशन टू पटना कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड बेहता ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। फिर वेस्टर्न कोशी कनाल प्रोजेक्ट, ये आपके मिथिलांचल से पास होगा। सपोर्ट फॉर ERM प्रोजेक्ट। बेनिफिट क्या है? फार्मर ऑन ओवर 50,000 हेक्टेयर्स इन बिहार। और स्वामी फंड हमने ऑलरेडी देख लिया। फिर नेशनल जियो स्पेशल मिशन देख लो, एम मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड्स एंड इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। टूल्स क्या है? जियो स्पेशल डेटा, GIS, GPS। इम्पैक्ट क्या है? अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड लैंड यूज ऑप्टिमाइजेशन। फिर ज्ञान भारत मिशन। अब ज्ञान भारत मिशन हमने 3 से 4 बार देखा होगा आपके करंट अफेयर मैगजीन में, ठीक है। तो अब तक आपके 5 महीने के कवर हो चुके हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, जिसने करंट अफेयर मैगजीन पढ़ा होगा, ये सारी स्कीम्स आपकी क्या है? रिपीटेड स्कीम्स है, और वहाँ पे हमने ज़्यादा डिटेल में कवर करा रखा है। तो आप वो भी जाके फॉलो कर लेना, तो आपको एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी डेवलप हो पाएगी। नहीं तो आपको यही लगेगा कि सर आए रीड करके चले गए डॉक्यूमेंट। तो भले ही रीड कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बनाने में ही उतनी मेहनत लगी है, उतना ही पीछे माइंड लगा है, इसलिए अब यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अपने में ही एक्सप्लेनेटरी है, काफ़ी फिल्डर डॉक्यूमेंट है और टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट है। सो ऑब्जेक्टिव देख लो इसका, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। टारगेट है 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट। तो मतलब बेसिकली वही जो आपके एंशिएंट है, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है, एंशिएंट आपके टेक्स्ट है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया गया। फिर आउटकम क्या आपका? नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडिया नॉलेज सिस्टम। फिर पावर सेक्टर में पुश फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो अब हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एंड अमेंडमेंट्स इन एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी एक्ट, तो ये भी आपको ध्यान देना है। फिर देखो ये रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमिक एंड इनोवेशन, जैसे ये सब मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। सक्षम आंगनवाड़ी, डे केयर कैंसर सेंटर, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। फिर अटल टिंकरिंग लैब्स, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए स्कूल में आपके सेटअप किया गया था अटल टिंकरिंग लैब, और ये काफ़ी आपका इम्पैक्टफुल रहा। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, तो ये सब आप दिया हुआ है, ये सब ऑलरेडी मैंने बता दिया इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, आपको और आसानी होगा रिवीजन करते वक्त। तो रिवीजन जब आप करोगे तो इसको एक बार देख लेना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर वैसे ही देख लो, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन में आपके इन्वेस्टमेंट पे बात की गई। तो सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल जीवन मिशन, पावर सेक्टर रिफॉर्म, अर्बन चैलेंज फंड, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ये सब तो ऑलरेडी हमने देख लिया ना ऊपर। उड़ान स्कीम, स्वामी फंड 2, फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया। फिर देखो आपके इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, तो इनोवेशन में PM रिसर्च फेलोशिप,
जीन बैंक फॉर क्रॉप्स, जर्म प्लाज्म, ये इंपॉर्टेंट आपके, ये देख लेना आप अलग से, राइट। फिर ज्ञान भारत मिशन हम अभी देख रहे हैं, देख के आ रहे हैं। न्यू जियो स्पेशल मिशन, ये भी आप देख लेना। फिर प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, तो ये आपका क्या है, फोर्थ इंजन है, फोर्थ इंजन। तो प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट में आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन with sectoral and ministerial targets to facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support and supporting to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas market। तो आपने रोडटेप वाला भी जो स्कीम देखा था, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, तो उससे ये रिलेटेड है। फिर भारत ट्रेड नेट, तो ये आपका क्या है, अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solution। तो जो भी आपके ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होगा और जो भी आपके फाइनेंशियल जो आपके प्रोसेस होते हैं वो सब वहाँ पे कोडिफाई कर दिया जाएगा एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो भी आपके ट्रेडर्स हैं अगर उनको फाइनेंसिंग रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए होगा तो डायरेक्ट दे कैन एक्सेस भारत ट्रेड नेट एंड इट इज सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स। फिर देखो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, तो ये सब भी आपके डेवलप किया जा रहा है इन इमर्जिंग टियर 2 सिटीज़ जैसे महाराष्ट्र में। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, ये भी आप देख लिए। तो सेम चीज़, एक्सपोर्ट एज द फोर्थ इंजन ऑफ ग्रोथ, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है, जॉइंटली ड्रिवन बाय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई एंड फाइनेंस। की फीचर क्या आपका, इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू एमएसएमई। फिर भारत ट्रेड नेट हमने ऑलरेडी देख लिया इसको। फिर देखो सम रिफॉर्म एज अ फ्यूल टू बजट, अब क्या क्या रिफॉर्म किया गया है तो ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ डेटा आपको याद रखना है। तो सबसे पहले एफडीआई लिमिट आपके इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से बढ़ा के 100% कर दी गई है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखो फुल प्रीमियर मस्ट बी इन्वेस्टेड विद इंडिया फॉर 100% एफडीआई, तो पूरा प्रीमियर जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट दैट बेनिफिट ऑफ 100%। फिर देखो क्रेडिट इन्हांसमेंट फैसिलिटी नाफिड, तो नेफिड क्या आपका डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताओगे कि कितने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। नाफिड का आपका इस्टेब्लिशमेंट 2021 में हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिज लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग गैप और डेवलप बॉन्ड मार्केट, ठीक है। फिर पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट आपके ऑपरेशनल कब से होगा, अप्रैल 2025 से होगा। एंड इट इम्प्रूव्स कॉर्पोरेट बॉन्ड रेटिंग्स विच लीड्स टू चीपर फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको आराम से समझ आ जाएगा इसका, तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको तो आप याद कर ही लेना। फिर देखो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, इसको किसने डेवलप किया, पब्लिक सेक्टर बैंक ने। टारगेट क्या है आपका, रूरल एरिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। गोल क्या है, इंप्रूव एक्सेस टू रूरल क्रेडिट, इन्हांस रिपेमेंट एंड रिड्यूस फ्रॉड। तो ये भी आपके काइंड ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड स्कोर प्रोवाइड किया जाता है टू इम्प्रूव एक्सेस टू रूरल क्रेडिट, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट किया गया स्वामिता स्कीम से, तो आपको पता है स्वामिता स्कीम आपके मैपिंग रिलेटेड स्कीम था, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स को हम मैप करेंगे। एंड इम्पैक्ट क्या होगा इसका, बूस्ट माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल एमएसएमईज। फिर देखो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके, कौन लॉन्च करता है, नीति आयोग, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स ऑफ स्टेट्स इज रिलीज बाई, तो ये कौन है, नीति आयोग इन 2025, तो नया है आपका, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। पर्पस क्या है, रैंक स्टेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट इफिशिएंसी, तो कौन सा स्टेट कैसा कर रही है इन्वेस्टमेंट टर्म में, उसको ये रैंक करता है ये वाला इंडेक्स, ठीक है। फिर जन विश्वास बिल 2.0, तो जन विश्वास बिल ने ना जो 180 प्रोविजन थे पहले के उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। एंड बिल 2.0 टू डिक्रिमिनलाइज 100+ मोर प्रोविजन, तो और 100 प्रोविजन को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा जो कि पुराने आपके लॉज के अकॉर्डिंग थे। फिर इंडिया पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिपोजिशन एज लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, फोकस कहाँ पे आपका, रूरल सर्विस डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चीज़ समझ आए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो बजट का हाईलाइट कुछ, तो ऊपर हमने देख लिया था फिस्कल डेफिसिट वगैरह, दोबारा यहाँ पे रिपीटेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में बजट का हाईलाइट दोबारा आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो देखो टोटल जो एक्सपेंडिचर है ये हमारा 7.4% से बढ़ा है ओवर 2024-2025 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो जो आपका रेवेन्यू एस्टिमेट था लास्ट ईयर में उससे अब इस बार का 7.4% इंक्रीज देखने को मिला है, तो विच इज़ अराउंड 50,65,345 करोड़। फिर रिसिप्ट हमारा क्या है, तो रिसिप्ट में हम आपको पता ही है एक्सक्लूड कर देते हैं बोरोइंग को, तो ये आपका इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है 11.1% का। फिर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारा कितना रहा है 10.1%, तो ये नॉमिनल है, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे कमेंट में टाइप करके बताना डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ये सब आपके स्टैटिक है और ये अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो ना तो बिना इसको रिवाइज के मत चले जाना, अदरवाइज बहुत ब्लंडर हो जाएगा, बोलते हैं ना भारी ब्लंडर हो जाएगा एकदम आपके लिए।
फिर देखो डेफिसिट टारगेट क्या क्या हमारा, तो फिजिकल डेफिसिट आपने देख लिया 4.4% ऑफ जीडीपी अभी तक हमने अचीव कर पाया। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 1.5% और प्राइमरी डेफिसिट है 0.8%। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसका डेफिनेशन मैंने आपको कमेंट में टाइप करके बताने बोला था, कमेंट में टाइप करके बता देना टाइम स्टैम्प लगा के, मैं आपको बताऊंगा नहीं हर चीज़। फिर देखो डेब्ट टारगेट क्या है आपका 2025-2026 के लिए 56.1% ऑफ जीडीपी। हमने टारगेट कितना सेट किया एज पर FRBM 40% से लेस का, लेकिन अभी हम टारगेट कर रहे हैं फॉर 2025-2026 के लिए 56.1% ऑफ जीडीपी अचीव करना, तो ये भी कर लेंगे तो बड़ी बात होगी। फिर 2031 के लिए टारगेट क्या है, बिलो 50% ऑफ जीडीपी। तो अभी हमें 2031 के बाद का हम टारगेट कर रहे हैं कि हम 50% ऑफ जीडीपी से कम लाएंगे जो डेप्ट है। फिर देखो टैक्स, तो आपको पता ही है इस बार टैक्स काफ़ी न्यूज़ में रहा है और बहुत लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी भी रही थी कि 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख के इनकम से ज़्यादा होते ही आपका टैक्स जैसे इस स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये स्लैब देख लो, डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे, बस एक जनरल नॉलेज एज एन अवेयर सिटीजन आपको पता होना चाहिए, खासकर जब आप एक टैक्स पेइंग सिटीजन हो तो, ठीक है। तो रिवाइज स्लैब में देख लो, पहले अप टू 3 लाख आपके नील था, अभी अप टू 4 लाख नील है। तो अब ये मत सोचना सर 12 लाख तक फ्री है तो ये क्यों परसेंटेज बता रहे हो। 12 लाख से ऊपर जाने के बाद ये वाला फॉलो होगा। जैसे आप देखते हो ना दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, लेकिन अगर 200 यूनिट से अगर आप 300 यूनिट यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका 200 यूनिट फ्री होकर सिर्फ आपका 100 यूनिट का बिल लगेगा, बल्कि आपके पूरे 300 यूनिट का बिल लगेगा। बस वो है कि पहले 200 यूनिट के लिए आपके कम लगेगा पर यूनिट चार्ज, फिर उसके बाद अगले 200 यूनिट के लिए कम लगेगा और फिर उसके अगले जो आपके फर्दर यूनिट्स होंगे उसके लिए कम पर यूनिट चार्ज लगेगा। तो सिमिलर मैनर में जैसे 12 लाख आप क्रॉस करोगे तो फिर हमारा ये वाला स्लैब फॉलो होगा। तो अप टू 4 लाख नील रहेगा, 4 to 8 लाख 5% रहेगा, 8 to 12 लाख आपका 10% रहेगा, 12 to 16 लाख 15% रहेगा, 16 to 20 लाख 20% रहेगा, 20 to 24 लाख 25% रहेगा और उसके बाद 24 लाख के ऊपर जाओगे तब 30% रहेगा। जबकि जो अभी वाला स्लैब था वो 15 लाख से ऊपर ही 30% हो जा रहा था। तो समझ आ रहा होगा कि गवर्नमेंट टैक्स में कितना छूट दिया है। सो 100% रिबेट ऑन इनकम अप टू 12 लाख, मार्जिनल रिलीफ फॉर इनकम जस्ट अबव 12 लाख। तो अब मान के चलो किसी का इनकम है 12,10,000 रुपये, तो अब तो उस पर ये इस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो जो इसका डिस्पोजेबल इनकम होगा जो वो लेके जाएगा घर पे इनकम, वो तो यार 12 लाख वाले से कम हो गया क्योंकि 12 लाख पे तो कोई टैक्स ही नहीं लगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए ना गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मार्जिनल फैसिलिटी दिया है कि 12 लाख से अगर मान के चलो थोड़ा सा एकदम ज़्यादा इनकम हो गया है तो जो टैक्स लगेगा वो मार्जिनल बेसिस पे लगेगा, मतलब जितना ज़्यादा हुआ है उस पर लगेगा टैक्स, ना कि वो 12 लाख पे लगेगा। तो ये सिर्फ थोड़े से के लिए, अब ऐसा नहीं है कि 13 लाख हो गया तो आपको तब भी आपका मार्जिनल आपको फैसिलिटी मिलेगा मार्जिनल वाला, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो रिबेट इंश्योर टेक होम डज नॉट ड्रॉप ड्रास्टिकली आफ्टर 12 लाख, ठीक है। फिर ओल्ड रिजिम रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस लेक्चर, रुपये कहाँ से आता है और रुपये कहाँ पे जाता है। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, लास्ट ईयर भी पूछा था और कई बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपके सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है, CAPF में भी पूछा जा चुका है, CDS में भी पूछा जा चुका है, जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हो इसका रेलिवेंस। तो देखो सबसे पहले हम देखना है कि रुपये का सोर्स देखना हमें कि रुपये हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़, जो कि है आपका 24%, ठीक। तो ये पाई चार्ट से आपको दिख रहा होगा, ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही पाई चार्ट है। तो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी आपके 24% है। फिर आपको याद रखना है इनकम टैक्स पहले नंबर पे 22% के साथ, फिर GST एंड अदर टैक्सेस 18% के साथ, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स आपके 17% के साथ। अब ये आपके चेंज होते रहता है हर साल। तो जैसे 2 साल पहले आपके कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब आपके कॉर्पोरेशन टैक्स 3 नंबर पे आ गया। तो जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कहाँ से हो रही है, इनकम टैक्स से हो रही है, फिर सेकेंड नंबर पे GST से हो रही है एंड थर्ड नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स से हो रही है। अब अगले साल आप देखोगे ना तो इनकम टैक्स बहुत पीछे चल जाएगा, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने 12 लाख पे टैक्स का छूट दे दिया है। तो ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, ऊपर के 3। फिर रुपीज गोज टू, तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है ये भी देख लो। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट को गवर्नमेंट शेयर देती है, जो भी अपना कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, तो 22% शेयर तो स्टेट को ही दे देती है, स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। फिर उसके बाद जो भी हमने लोन ले रखा है बाहरी देश से, उसका हम कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है। तो 20% एक्सपेंडिचर हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाता है। तो मान चलो ऑप्शन में ये वाला नहीं रहेगा ना, तो सबसे लार्जेस्ट आपका सोर्स कहाँ है एक्सपेंडिचर का, इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये याद रखना, हाईलाइट कर लेना, समझ आ रहा है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग सब्सिडी, ये है आपका 16%, तो ये भी याद रखना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में गवर्नमेंट 16% खर्च कर रही है। फिर डिफेंस में 8%, फिर फाइनेंस कमीशन में 8%।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऊपर के 5, बाकी नीचे का याद रखोगे चाहे ना रखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर अब एक्सपेंडिचर एनालिसिस देखते हैं अब, राइट। तो मेजर डिपार्टमेंट बाय एलोकेशन, तो सबसे बड़ा कौन सा डिपार्टमेंट है आपका एलोकेशन के टर्म में, तो वो है आपका डिफेंस। तो डिफेंस को आपको 13.4% ऑफ टोटल बजट दिया गया है। उसके बाद 5.7% आपके रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को किया गया है, फिर 5.0% आपके रेलवे को किया गया है, एंड 4.3% आपके कंज्यूमर अफेयर को किया गया है। तो ये ऊपर के 4 याद रखना, और उसमें ही सबसे पहला और दूसरा याद रखोगे तो आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे। तो डिफेंस और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये आपके 2 लार्जेस्ट मेजर डिपार्टमेंट है एलोकेशन के टर्म पे। फिर फंक्शन के टर्म पे देखा जाए तो फंक्शन के टर्म पे सबसे बड़ा आपका डिफेंस है, फिर आपका रूरल डेवलपमेंट है, फिर आपका होम अफेयर्स है। तो ये कंफ्यूज मत करना, अगर एक्सपेंडिचर बाय फंक्शन बोला तो आपका ये वाला सीक्वेंस आएगा, अगर आपका एक्सपेंडिचर बाय डिपार्टमेंट बोला तो वो आपका ये वाला आएगा सीक्वेंस। समझ आ रहा है? तो इसमें डिफेंस पहला है, रूरल डेवलपमेंट सेकंड पे, होम अफेयर्स थर्ड पे। तो ये तीनों याद रखना। फिर देखो सब्सिडी पे स्पेंडिंग, सब्सिडी में टोटल सब्सिडीज गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया, 4,26,216 करोड़, जिसमें से फूड सब्सिडीज आपका कितना अकेले हाफ 50% अराउंड। फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी आपका 1,67,000 एंड एलपीजी सब्सिडीज आपका अराउंड 3% ऑफ टोटल सब्सिडी। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। फिर देखो मेजर स्कीम एलोकेशन में सबसे ज़्यादा कौन से स्कीम को एलोकेट किया गया, तो मनरेगा, जल जीवन मिशन जो कि ऊपर हम पढ़ के भी आ रहे हैं, एंड पीएम किसान। तो पीएम किसान के अंतर्गत आपको पता ही है गवर्नमेंट साल में आपके 6,000 रुपये देती है, 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, ठीक है। फिर हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ पे हुआ आपके, मतलब कौन से स्कीम में इंक्रीज किया गया, तो वो है आपका जल जीवन मिशन। तो ये याद रखना, ये आपका एब्सोल्यूट टर्म में बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट टर्म में किस स्कीम को एलोकेट किया गया है, तो उसमें मनरेगा है। लेकिन अगर परसेंटेज टर्म में बात किया जाए तो इंक्रीज सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिला, जल जीवन मिशन में, राइट। तो जो कि 195.2% का इंक्रीज है। एंड सेकेंड जो आपका इंक्रीज है वो है न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये मनरेगा वाला, इसमें 194% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। फिर देखो लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 2025-26 के बजट में 1,50,000 करोड़ जो आपके लोन प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने स्टेट्स को, और जो आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट है 2024-25 का वो है 1,25,000 करोड़। फिर देखो बजट के कुछ कॉन्सेप्चुअल नोट्स, तो ये मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी, मैं लेक्चर के आगे में बताऊंगा, तो यहाँ पे आ गया। तो फिस्कल डेफिसिट हम किसको बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जिसमें हम बोरोइंग को एक्सक्लूड करते हैं। अब बोरोइंग को क्यों एक्सक्लूड करते हैं, इसके लिए आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आप मेरे से फ्यूचर में कभी इकोनॉमी पढ़ोगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अदरवाइज यहाँ पे आप बस सिंपल याद रख लेना कि हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं बोरोइंग को। हालांकि इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है, बट आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ क्योंकि लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा। फिर रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर मैंने ये आपसे सवाल पूछा था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का, तो इसमें जो भी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसमें अगर हम ग्रांट्स को माइनस कर दें, तो जैसे हम कुछ स्टेट्स को ग्रांट प्रोवाइड करते हैं ना फॉर कैपिटल क्रिएशन, उसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा बच जाएगा वो आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये सब आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बीच का डिफरेंस। और इस बार के सिविल सर्विसेज में ना आपसे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, डायरेक्ट वैल्यू देके कैलकुलेटिव था थोड़ा आपका। तो आप जाके इस बार मैं रिकमेंड करूंगा कि इस बार के सिविल सर्विसेज CSE 2025 का प्रीलिम्स का पेपर आप जाके देखना, वहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे सेम टॉपिक, सिमिलर टॉपिक से। तो एक बार जाके देख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की यूपीएससी फ्रेम कर सकता है आपके इस बार के अपकमिंग CPF एग्जामिनेशन में। तो ये मेरा एडवाइस है, आप लोग ज़रूर जाके देख लेना। फिर देखो बजट 2025-2026 का की टेकअवेज। अब हमने पूरा बजट पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या की टेकअवेज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस बार क्या करना चाह रही थी। तो गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग फोकस था आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, टैक्स रिलीफ दिया, अप टू 12 लाख टैक्स फ्री कर दिया, और डिजिटल इंक्लूजन पे ही गवर्नमेंट ने फोकस किया है। फिर ऑल्सो गवर्नमेंट एम्फेसिस ऑन स्टेट कॉपरेशन एंड क्रेडिट रिफॉर्म्स। Then social sectors like health, education and rural development continue to see significant allocation. तो ये आपका क्या था, की टेक अवेज था। अब लास्ट में हम कुछ ट्रेंड्स देख लेते हैं और उसके बाद PYQ देख के लेक्चर को एंड कर देंगे। तो ट्रेंड देखो, ट्रेंड जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आपका काम आसान कर देता हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले डेफिसिट ट्रेंड देखना आपको। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि डेफिसिट जो आपका फिस्कल डेफिसिट है इट इज़ डिक्रीजिंग स्टेडली इन लास्ट 5 ईयर्स, तो वो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको मैं सिंपल डायरेक्ट याद रख लेना कि डेफिसिट वाले टर्म में सारे जो डेफिसिट आपको
आफ्टर 2021 सब डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट। तो ट्रेंड फ्रॉम 2021 टू प्रेजेंट डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखो ये 2021 है, यहाँ से देखो आपके ये है फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड 6.7, 6.4, 5.6, 4.8, 4.4, तो ये स्टेडली डिक्लाइन कर रहा है। तो ज़्यादातर जो आपका स्टेडली आंसर होता है वो गलत होता है, लेकिन फिजिकल डेफिसिट या कोई भी डेफिसिट के केस में आपके ये वाला सही हो जाएगा इस बार के लिए स्पेशली। तो ये आपको डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिजिकल डेफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे प्राइमरी डेफिसिट हो, तो ये चीज़ याद कर लेना। फिर देखो सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो सोर्सेस सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ से आता है, ये आता है स्मॉल सेविंग से। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हम डेफिसिट को फाइनेंस किससे करते हैं, स्मॉल सेविंग के हेल्प से, ठीक है। तो ये आपका कितना है 3.4% जो जिसका मैक्सिमम शेयर है यहाँ पे। तो पिछले 5 सालों में देख रहे हो कि मैक्सिमम शेयर इसी से रहा है 5.5%। हालांकि ये कम हो रहा है ये एब्सोल्यूट टर्म वाइज, लेकिन स्टिल ये इसका अभी भी मैक्सिमम शेयर है। फिर देखो ये आपके ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट से लिया गया है। तो देखो रेवेन्यू रेसिप्ट हमने देख लिया, सबसे ज़्यादा आपके कहाँ से टैक्स आ रहा है, टैक्स इनकम से आ रहा है। सो नोट द कॉम्पोजिशन, मैक्सिमम शेयर कहाँ से आ रहा है, आपके इनकम से आ रहा है। फिर सेकंड हमने किससे देखा था, जीएसटी से देखा था। उसके बाद हमने देखा था कॉर्पोरेशन से, राइट। फिर देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू, अब ये भी याद रख लेना नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये है आपका अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू से। और सेकंड क्या है आपका डिविडेंड एंड प्रॉफिट से। तो जो गवर्नमेंट आपके मान के चलो इन्वेस्ट करती है उससे गवर्नमेंट को कुछ डिविडेंड्स मिलता है या फिर प्रॉफिट्स मिलता है, तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है। तो अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स है, एंड फर्स्ट पे अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फिर देखो ट्रेंड्स इन टैक्स रिसिप्ट, तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। तो अगर टैक्स रिसिप्ट में बोल दे स्टेडली इंक्रीजिंग या स्टेडली डिक्रीजिंग तो आप गलत मार्क करके आना। यहाँ पे आपको फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये आपको समराइज करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये चीज़, तो आप डायरेक्ट इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा ग्राफ समझ आ जाएगा। फिर देखो आगे ट्रेंड इन नेट रिसिप्ट ऑफ द सेंटर, तो जो नेट रिसिप्ट है सेंटर का, इसमें क्या आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सेंटर नेट टैक्स रेवेन्यू जो है ये बढ़े जा रहा है, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये आपका स्टेडली इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये तो आपका स्टेडली इंक्रीज कर रहा है इन द लास्ट 5 ईयर, लेकिन जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये आपका स्टेडली इंक्रीज नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे 3.7% था, यहाँ पे 2.9 हो गया, फिर यहाँ पे 4.0 है, फिर यहाँ पे 5.3 है, फिर यहाँ पे 5.8 है। तो यहाँ पे इसको हम स्टेडली नहीं बोल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करके गलत कर सकते हैं, मतलब आपसे गलत करवा देगा यूपीएससी। तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू आपके स्टेडली इंक्रीजिंग है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू आपके स्टेडली इंक्रीजिंग नहीं है। इन द सिमिलर मैनर जो आपका नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है ये भी स्टेडली इंक्रीजिंग नहीं है। फिर देखो एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया, तो इसको इतनी डिटेल में देखने की नीड नहीं है। बस मैंने आपको रेफरेंस के लिए ये लगा दिया है कि मान के चलो इनकेस अगर लेक्चर में मैंने कहीं डेटा मेरे से मिस प्रोनाउंस हो गया होगा या गलती से मैंने गलत बोल दिया होगा तो वहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर लेना, क्रॉस वेरीफाई, क्योंकि हैं तो हम भी ह्यूमन, तो गलतियाँ हमसे भी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का यहाँ पे पेजेस ऐड कर दिया है ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको अपने एंड से भी। फिर देखो कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो मैक्सिमम शेयर हमने कहाँ देखा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्च कर रही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। फिर देखो नोट द ट्रेंड, टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या है आपका फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेगुलर इंक्रीज फ्रॉम 2017-18, तो ये आपका स्टेडली इंक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ तक, 2017 से 2017-18 से, तो ये आपको स्टेडली इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। तो कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर पिछले 10 साल पूछेगा तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन अगर पिछले 9 साल पूछेगा या फिर पिछले 5 साल पूछेगा तो ये आपका क्या है, स्टेडली इंक्रीजिंग, स्टेडली इंक्रीजिंग। फिर देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपका फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे है ना ग्राफ के थ्रू। ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल इज एसेट, इसको जब माइनस कर देते हैं हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट से तो हमारा निकल के आ जाता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर या इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें आपको फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है 1.2 1.1 1.1 1.2 1 1.1 1 0.9 1.2, तो ये पूरा फ्लक्चुएट हो रहा है ना। फिर देखो नोट द टॉप 5 आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सबसे पहला आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला आपका क्या है, इंटरेस्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कर रही है। फिर सेकंड है आपका ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड आपका क्या है, डिफेंस। तो ये तीनों बस शुरू के याद रखना, आपका काम हो जाएगा।
इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस। फिर लास्ट में ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये ऑलरेडी हमने ऊपर देख के आया, तो ये बस आपके रेफरेंस के लिए मैंने ऐड कर दिया था पेज। फिर देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड, टोटल ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूटी, तो ये भी आपको 2019-20 से इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। मतलब सरकार जो ट्रांसफ़र कर रही है स्टेट एंड यूटीज़ को, जो फंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, तो मतलब इट इज़ स्टेडली इंक्रीजिंग। तो ये सब जो मैंने ऊपर ऊपर आपके लिए समरी लिख दिया है ना, तो ये आपका समझ जाओ शॉर्ट की टेक अवेज है। तो आप डायरेक्ट इस अगर ग्राफ को आप ऐसे नोट्स बना सकते हो, ये हेडिंग लिखना और डायरेक्ट एक लाइन में लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एक पेज में भी नहीं, आपके मुश्किल से आधे पेज में आपका ये सारा काम हो जाएगा। पूरे ग्राफ को आपको बार बार विजिट नहीं करना पड़ेगा। और एग्जाम में आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, स्टेडली इंक्रीजिंग, स्टेडली डिक्रीजिंग। फिर देखो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूटीज, इसमें जो मैक्सिमम जाता है वो डिवोल्यूशन के थ्रू जाता है, राइट। फिर देखो रिसिप्ट, तो रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट होता है आपका और कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये सब मैंने पीछे डिस्कस कर रखा है। बाकी यहाँ पे आपको बजट एस्टिमेट दे रखा है 2025-26 का 34.2 लाख करोड़, और जो कैपिटल रिसिप्ट का आपका बजट एस्टिमेट कितना है 16.4 लाख करोड़। फिर देखो एक्सपेंडिचर में वैसे ही आपका जो 2025-2026 का 15.5 लाख करोड़ है, और आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 39.4 लाख करोड़ है। फिर ये बजट का कुछ इन्फोग्राफिक्स है, बजट साइज कैसे है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, ये चाहो तो आप देख सकते हो, आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने पढ़ा दी है, ये सब बस मैंने आपके रेफरेंस के लिए ऐड कर दिया है, ताकि जब आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया जाए तो आप एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो। इन्फोग्राफिक्स के थ्रू ना चीज़ें और आपके बोलते हैं ना पिक्टोग्राफिक मेमोरी में फिट हो जाती है, तो आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाते हो, और एग्ज़ाम में भी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। फिर देखो सिमिलर केस में जो प्रोफाइल है आपका कि स्कीम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 21.64% है, उसमें कितना सेंट्रल सेक्टर में जाता है, कितना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में जाता है। फिर सेंट्रल सेक्टर में ही बहुत सारे आते हैं, जनरल, इकोनॉमिक, सब्सिडी, तो इतनी डिटेल में आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसे जनरल व्यू के लिए आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है दैट वुड बी मोर देन एनफ। फिर देखो आगे रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, तो रिफॉर्म में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, ये भी हमने देख लिया है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, नाफिड टू सेट अप अ पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट, FDI लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम 74 to 100%, ये हमने देखा है, ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस भी किया। फिर टैक्स रिफॉर्म हमने देखा, फिर रेगुलेटरी रिफॉर्म हमने देखा, ठीक, तो ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया। जन विश्वास बिल देख लिया, फिर इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल देख लिया, रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल गुड, फिर सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल देखा हमने, जैसे मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, एग्जाम्पशन टू ओपन सेल ऑफ फॉर LED LCD TV, प्रमोशन ऑफ MROs, एग्जाम्पशन फॉर 10 years ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप फॉर ब्रेकिंग, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स। तो ये सब आपको पता है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट फोकस कर रही है। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, तो ये सब आप ना रटने मत जाना बैठ के, जितना मैंने बता दिया ऊपर, मैंने जितना आपको डेटा मेंशन कर दिया दैट्स इट, उतना ही याद रखना, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन आना होगा तो उसी में से सॉल्व हो जाएगा आपके, ठीक है। फिर देखो डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, ये आप रीड कर सकते हो। फिर डेफिसिट ट्रेंड देख लो आप एक बार, तो डेफिसिट ट्रेंड में जो 2025-26 का आपका बजट एस्टिमेट है वो कितना है 0.8%, तो ये सब ऑलरेडी हम देख के ही आ रहे हैं ना। प्राइमरी डेफिसिट आपका 3.3% है एज परसेंटेज ऑफ GDP, तो ये आपका 2021-22 का है, ये आपका 2025-26 का है, राइट। फिर देखो ट्रेंड इन नेट रिसिप्ट ऑफ द सेंटर, तो ये भी आपके फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड टोटल ट्रांसफर टू स्टेट एंड UT, ये आपके इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, स्टेडली इंक्रीज। फिर देखो आगे एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम, ऑलरेडी हमने देख लिया। डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, पहले सबसे ज़्यादा खर्च करती है गवर्नमेंट डिफेंस पे, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर होम अफेयर्स, ये ऊपर के 3 याद रखना, आपका काम हो जाएगा। एंड दिस इज द डेप्ट डेटा, डेप्ट पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्सटर्नल डेप्ट हमारा कितना है, इसका एक्चुअल टर्म है, तो एक्चुअल टर्म याद करने मत बैठना, आप परसेंटेज टर्म याद कर लेना, राइट। सो दैट्स इट फॉर बजट। अब हम लास्ट में थोड़ा सा PYQ देख लेते हैं। अब तक पेशेंस बना लिया तो लास्ट में बस PYQ करके चले जाओ, आपका बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका काम हो जाएगा। और बाकी लास्ट में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया है, तो वो आपका टास्क रहेगा घर के लिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उन सबका आंसर करके बताओगे। तो एक एक करके PYQ आप देख लेते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखो पहला जो क्वेश्चन आपके 2017 सिविल सर्विसेज में पूछा गया, टैक्स रेवेन्यू एज अ % ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो जाएगा, और इसको हमें आंसर करना है एज पर
लेटेस्ट बजट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको एज पर लेटेस्ट बजट आंसर करना है। ऑल्सो फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। तो ये हमने देख लिया कि ये क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, ना कि इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें नन हो जाएगा आंसर। फिर देखो CAPF 2023 का क्वेश्चन, फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स, तो ये अभी मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरोइंग। समझ आया? तो इसमें कौन सा आंसर सिमिलर है, द डिफरेंस बिटवीन करेंट एक्सपेंडिचर एंड करेंट रेवेन्यू, नेट इंक्रीज इन बोरोइंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, द सम ऑफ बजटरी डिफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, तो ये भी नहीं है आपका। तो मुझे इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही लग रहा है, ठीक है। आप एक बार अपने एंड से क्रॉस चेक कर लेना। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरोइंग। फिर देखो 2013 का क्वेश्चन है, इफ वी डिडक्ट ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट वी अराइव एट द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ये हमने देख लिया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का डेफिनेशन, राइट। फिर देखो 2023 का CDS का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट टू अराइव एट प्राइमरी डेफिसिट। तो ये सब देखो कितना आसान हो गया आपका, क्या हटाते हैं हम प्राइमरी डेफिसिट से, सॉरी क्या हटाते हैं हम फिजिकल डेफिसिट से कि वो प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है, तो इंटरेस्ट हटाते हैं हम। तो अब आपके लिए आसानी हो गया होगा, ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, तो अब आपको समझ आया होगा कि ये लेक्चर पूरा डिज़ाइन किया गया था आपके PYQ बेस्ड, तो इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो आप इसको अप्रिशिएट करो अपने लाइक शेयर और कमेंट के थ्रू, राइट। जो भी आपका फीडबैक है वो दिया करो, जैसा लगा आपको लेक्चर, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप ऑनेस्टली कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। अगर मुझसे मान के चलो किसी डेटा में भी गलत हो जाता है तो आप उसको करेक्ट करा दो, ठीक है। उससे ऐसा नहीं है कि हम ऑफेंड होंगे, बल्कि उल्टा हम उसको सही करेंगे अगले लेक्चर में, तो ये आपके एंड का काम है। फिर देख लो 2021 का सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। तो हमने देख लिया गवर्नमेंट कौन सा स्टेप लेती है, काउंटर साइक्लिकल। तो इकोनॉमिक रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, राइट। तो कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये तो करेगी नहीं गवर्नमेंट। फिर इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो ऐसा भी नहीं है कि टैक्स रेट बढ़ा देगी गवर्नमेंट, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। फिर देखो 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कैपिटल बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड बिल्डिंग मशीनरी, एकदम सही। फिर लोन रिसीट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, हाँ लोन अगर गवर्नमेंट लेती है तो गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये भी सही हो गया। फिर लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ग्रांट कर रही है, तो ये भी आपके हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर देखो लेटेस्ट क्वेश्चन आपके 2024 में आया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, तो मैं इसीलिए बोल दिया आपको कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था आपको, तो ये सही हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो देखो इसमें मैं आपको कंफ्यूजिंग बता देता हूँ, जो लोन ले रहे हैं हम वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन उसका जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, तो वो याद रखना। तो 2 अगर आप हटाते हो तो 2 गया, तो बचा आपका 1 and 3 and 1, 3 and 4। तो आप देख लेते हैं 4 नेट मार्केट बोरोइंग, ठीक है, तो ये सही होगा आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 and 4। फिर देखो 2013 और 2021 में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो कौन सा इन्फ्लेशन कब आपका बढ़ता है, सबसे ज़्यादा इन सब में से कौन सा इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका मनी सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है, मनी सप्लाई जब आपका इंक्रीज हो जाता है। तो अब ऑप्शन में से आपको देखना है कि क्या चीज़ मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है। तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, ये मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी क्या, नहीं। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, तो अगर हम पब्लिक से बोरो करके अगर बजट डेफिसिट को फाइनेंस कर रहे हैं तो इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा नहीं, घटेगा। फिर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, इससे भी आपके मनी सप्लाई तो उतना ही है ना, मनी तो आपके जो मार्केट में उतना ही है। गवर्नमेंट अगर उससे वही मनी बोरो करके अगर बजट डेफिसिट को फाइनेंस कर रही है तो इससे आपके मनी सप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये आपका फ़र्क पड़ देगा, है ना। तो मतलब क्रिएशन, यहाँ पे हम नई मनी को क्रिएट कर रहे हैं तो आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से आपके इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपका डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो समझ आ रहा है आपको कैसे लॉजिक लगाना होता है। अब जो एकदम इकॉनमी में नए होंगे ना, वो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इकॉनमी यार होता ही कन्फ्यूजिंग है। अगर आपको बेसिक
कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, अगर आपको टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता तो आपसे इकॉनमी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जिनको पता है तो उनको आइडिया लग गया होगा कि मैंने क्या लॉजिक लगाया यहाँ पे। तो एनीवे आपको स्टैटिक वैसे भी रिवाइज करना ही है, आप स्टैटिक अच्छे से रिवाइज कर लेना, देन आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर देखो 2020 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019-2020 बेस एस्टिमेट। तो इसको आपको ना, ये मैं आपको टास्क दे देता हूँ, ये आप एज पर 2025-2026 बजट मुझे आंसर करना। तो ये 2019-20 के अकॉर्डिंग पूछा है, आप मुझे 2025-26 के अकॉर्डिंग आंसर करना, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर 2024 में फिर देखो क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया था इनकम कहाँ से आता है और इनकम कहाँ जाता है गवर्नमेंट का, तो ये भी आपको बताना है एज पर बजट 2025-26। तो ये दोनों आप होमवर्क ले लो, 2024 का क्वेश्चन और 2020 का क्वेश्चन, क्योंकि इसको आपको लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बताना है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी आपने पढ़ा है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाओ। मैं सारा बताते जाऊँगा तो मेरे को तो पेपर नहीं देना है ना। फिर देखो CAPF 2023 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 2023। तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर कहाँ है, तो हम अभी देख के आ रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट। फिर एज पर बेस ईयर 2025-26 सबसे ज़्यादा हमने देखा इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड देखा ट्रांसपोर्ट, थर्ड देखा डिफेंस। तो ये ऊपर हम देख के आ रहे थे वाले जो आपका ग्राफ था, दोबारा रिविजिट कर लेना जिसको डाउट होगा। फिर 2022 का क्वेश्चन देखो, द प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज। तो जो भी हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसमें आपका इंक्लूड होगा, कैपिटल रिसिप्ट में। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे एसेट चेंज हो रहा है, एसेट में चेंज हो रहा है। तो अब समझ आए कितना आसान था, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी हो गए होंगे, और ये सारे आपके PYQ क्वेश्चन थे। अब जो भी आपने क्लास में कवर किया है, इसके लिए मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं। इन सब का आपको सीक्वेंस वाइज जो आपका नंबर दे रखा है, ठीक है, 6 ही क्वेश्चन है, तो ये 6 क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना। तो एक बार क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ऑप्शन इज कंजम्पशन, इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब्सिडीज। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना और 6 क्वेश्चन का आंसर कर देना। तो मैं आपको छठा क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन देखो, आंसर करो कमेंट में। फिर ये हो गया 5 और 6, ये क्वेश्चन देखो और आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो। तो ऐसे कमेंट में ऐसे टाइप करके बताना 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डाल देना साइड में, A हो या B हो या C हो, जो भी हो ऑप्शन, वैसे पैरेलली जो ऑप्शन के सीक्वेंस डाल देना। समझ आए? बाकी इसका आंसर मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये जब आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर होगा तो आपको ये जो 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा बजट है ये कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने जल्दी जल्दी भगाया है तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट मुझे अलग से जानना है तो मैं एक वीडियो और आने वाली है आपकी इकोनॉमिक सर्वे पे, तो आप बता देना, वहाँ पे मैं आपको कवर करा दूंगा। तो ये मुझे कब पता लगेगा, जब आप कमेंट में टाइप करके बताओगे कि हाँ सर ये वाला कॉन्सेप्ट आप दोबारा बता देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सब हमें पता लगेगा आपके कमेंट के थ्रू, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, है ना, सब्सक्राइब भी कर लेना साथ के साथ, ऐसी जो रिलेवेंट कॉन्टेंट के लिए आपके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CAPF एग्जामिनेशन। जय हिंद।